अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है जाने तमन्ना बाय अलीशा खान। एपिसोड 8। अपने हाउस का हाउस कैप्टन अज़म शाह सिलेक्ट हुआ था। आज इनकी स्पोर्ट्स वीक की ओपनिंग सेरेमनी थी। इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बड़े से ग्राउंड में आ चुके थे। ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होते ही लड़कियां और लड़के बहुत फक्र से नाच रहे थे, जिस पर अज़म शाह इन सबको नागवारी से देखता हुआ जायशा का इंतज़ार कर रहा था, जो अभी तक ग्राउंड में नहीं आई थी। अभी वो यहाँ वहाँ देख ही रहा था जब माइक में अपने नाम की पुकार सुनते हुए अज़म शाह चौंका था। हे गाइस, स्टॉप डांसिंग फॉर अ वाइल। इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी तो हमेशा से होती आई है। मुझे लगता है इस बार कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मैं शाह को चैलेंज करता हूँ वो यहाँ आए और मेरे साथ ब्रीथ होल्ड डाइविंग का कंपटीशन करें। आशिर लखानी अपने होठों के करीब माइक रखता हुआ किसी सेलिब्रिटी की तरह बोल रहा था। अज़म शाह ने इसके अंदाज पर अपने आईब्रो झुकाते हुए अपनी ज़बान को गोल गोल मुंह के अंदर घुमाया था। आशिर लखानी के मुद्दे पर सबने होर्डिंग किया था, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों की आवाज़ें और तालियां शामिल थी, जो अज़म शाह को शर्टलेस देखने के लिए बेताब नजर आ रही थी। अज़म शाह का जवाब सुनने के लिए माइक इस तक पहुंचाया गया था। वैसे तो तुम मेरे लेवल पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ कंपटीशन करने को तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। क्या हारने की सूरत में तुम्हें अगला पूरा एक हफ्ता कैप्टन नहीं में काका के हिस्से पर ड्यूटी करना होगी। अज़म शाह अपनी अज़ली एटीट्यूड से बोलता तमाम स्टूडेंट्स को कह कह लगाने पर मजबूर कर चुका था। काका इनकी कैंटीन में चाय सर्व करने का काम करते थे। ऑल राइट, और अगर मैं जीत गया तो यही काम तुम्हें करना होगा। आशिर लखानी तमाम स्टूडेंट्स के कह कहो पर गुस्से से पागल होता अपने लब भींच कर बोला था, जिस पर अज़म शाह ने अपनी आंखें घुमाते हुए माइक एम्पायर की तरफ फेंका था। आशिर लखानी और अज़म शाह में डाइविंग कंपटीशन कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाला था। आशिर लखानी स्विमिंग चैंपियन था, जबकि अज़म शाह कभी कभार शौकिया स्विमिंग कर लिया करता था, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट और बैडमिंटन में था। मुकाबला कुछ यूँ था कि इन दोनों ने स्विमिंग करते हुए पानी में अपना सर डिबोकर सांस रोके रखना था। जो ज़्यादातर देर तक अपनी सांस रोक सकता था, जीत का टाइटल उसे सौंपा जाना था और काका की नौकरी हारने वाले को। 3-2 ग्राउंड एम्पायर की काउंटडाउन स्टार्ट होते ही तमाम स्टूडेंट्स होर्डिंग करते हुए अपने अपने कैमरे निकाल चुके थे। 1 एम्पायर के 1 बोलते ही आशिर लखानी और अज़म शाह ने अपनी शर्ट उतारते हुए पानी में डुबकी लगाई और इसी वक्त जायशा ग्राउंड में दाखिल हुई। अज़म शाह और आशिर लखानी को इतनी सर्दी में पुल के ठंडे पानी में डुबकी लगाते देखकर जायशा की हेज़ल रंग आंखें फैली थी। वह अज़म शाह के शर्ट उतारने पर ही तमाम लड़कियों की नदीदी नज़रें इस चौड़े सीने पर महसूस कर चुकी थी। तमाम लड़कियां लड़के तेज़ आवाज़ों में होर्डिंग करते, सीटियां बजाते इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। कैमरे हुनूर सबके ऑन थे। जायशा को अज़म शाह की यह हरकत शदीद नागवार गुजरी थी। इसे इसका यूं सबके सामने शर्टलेस होना जायशा को एक आग नहीं भाया था। वो कल कैसे इस पर हक जताता हुआ इसे लड़कों से बात ना करने की धमकी दे रहा था, और खुद आज कैसे यूनी के तमाम लड़कियों के सामने वो अपनी बॉडी बिल्डर वजूद की नुमाइश करता पुल में गिर चुका था। जायशा को इतना गुस्सा आज तक नहीं आया था जितना इसे इस वक्त आ रहा था। वो दोनों पिछले 7 मिनटों से पानी में अपना सांस रोके हुए थे। 8वें ही मिनट आशिर लखानी को पानी में घुटन महसूस हुई थी। वो पानी से सर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अज़म शाह के इस्तेहाज़िया अल्फाज याद करते हुए उसने खुद को ये करने से रोका था। 9 से 10 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अज़म शाह को हुनूस पानी में सांस रोके देखकर आशिर लखानी को अब सही मायनों में परेशानी ने आन घेरा था। इसकी छठी इस कह रही थी कि इसने अज़म शाह को चैलेंज करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आशिर लखानी ने अपनी साजिशी दिमाग से बेईमानी करते हुए पानी के अंदर स्विमिंग करते अज़म शाह के घुटने पर टांग मारकर उसे उछलने पर मजबूर करना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो खुद उछलने पर मजबूर हो चुका था, क्योंकि अज़म शाह ने उसे घुटने पर टांग मारने के बजाय उसके पेट में टांग खड़ी की थी। आशिर लखानी की चीख बेसाख्ता थी, जिस पर इसे काफ़ी बुरी तरह से गोता लगा था। पानी में हलचल महसूस करते हुए ग्राउंड में खड़े तमाम स्टूडेंट्स बेताब हुए थे। अगर एक बार मजीद तूने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो तेरी लाश ही पुल पर तैरेगी बेटा, वो भी पैंट के बगैर। माइंड इट। अज़म शाह पानी में स्विमिंग करता हुआ बेबाकी से गर्राया था। इसके अल्फाजों पर आशिर लखानी का चेहरा सुर्ख हुआ था, लेकिन बुरी तरह से गोता लगने की वजह से वो तेज़ी से अपना सर पुल से बाहर निकाल चुका था। आशिर लखानी के
क्विट करते ही अंपायर ने सीटी बजाई थी। गेम खत्म हो चुकी थी। अज़म शाह जीत चुका था। सीटी बजते ही अज़म शाह ने अपना चेहरा पानी से निकालते हुए आशिर लखानी को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करते हुए पुल से निकलते साइड पर थूका था। इसके थूकने वाली हरकत पर आशिर लखानी का चेहरा तौहीन के एहसास से सुर्ख पड़ा था। पूरा ग्राउंड शाह शाह के नारे लगाता हुआ अज़म शाह को दाद पेश कर रहा था। अज़म शाह के दोस्तों की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी ओवर कैंटीन्स न्यू काका। अज़म शाह को जब माइक मिला तो इसने आशिर लखानी को देखकर मुख्तसर जुमला बोलते हुए तमाम तुलबा को एक बार फिर हंस हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर किया था। आशिर लखानी और अज़म शाह का कंपटीशन काफ़ी असातिज़ा ने भी देखा था, जिस पर अज़म शाह ने ये जुमले पर उन्होंने भी काफ़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। अज़म शाह के चौड़े सीने पे शहद रंग बालों पर टिकी बूंदें तमाम लड़कियों की नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। अज़म शाह के शहद रंग बालों से पानी निचोड़ता हुआ इसके सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को भिगोता इसे मज़ीद हसीन बना रहा था। वह हुस्न का देवता मालूम हो रहा था। इतनी सर्दी में पुल के ठंडे पानी में मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। तमाम स्टूडेंट्स को हंसते देखकर अज़म शाह ने आशिर लखानी के सड़े हुए चेहरे से नज़रें हटाते हुए यहाँ वहाँ देखा था। सामने ही पर्दे में मलबूस जायशा को अपनी तरफ देखता पाके इसके लब अपने आप मुस्कुराए थे, लेकिन जायशा अगले ही पल इससे निगाहें मोड़ चुकी थी। इसकी निगाहों में अज़म शाह को दूर से ही ना जाने क्यों नाराज़गी और नमी की रमक महसूस हुई। अज़म शाह ने फिक्रमंदी से अपने लब काटे थे। चल अब शर्ट पहन ले मेरी जान, बीमार पड़ जाएगा, बहुत सर्दी है। मिकाइल ने इसके पास आते हुए इसे इसकी शर्ट पकड़ाते फिक्रमंदी से मुखातिब किया था। अज़म शाह ने अपने दोस्त की फिक्रमंदी पर मबहम सा मुस्कुराते हुए इसके हाथ से शर्ट पकड़ के पहनी थी। इसके दोस्तों ने उसे इतनी सर्दी में कंपटीशन करने से काफ़ी मना किया था, लेकिन वह अज़म ही शाह क्या जो किसी की सुन ले। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स अज़म शाह का क्लिप पर हर साइट पर चढ़ाते 2 मिनटों में वायरल कर चुके थे, जिसमें वह आशिर लखानी को काका बनने की मुबारकबाद दे रहा था। खैरियत है ना, आजकल तेरी नज़रें किसी का इतना तवाफ़ क्यों कर रही हैं? हमजा ने उसके नज़दीक आते हुए शरारत से उसके बार बार जायशा की तरफ देखने पर चोट की। तुम लोगों की शक्लों से बोर हो गया हूँ ना, नई शक्लें इंस्टॉल करवाऊँ? अज़म शाह एटीट्यूड से आंखें घुमाता हुआ बोला था। यार ये नए वाले काका से एक चाय तो लगवा दे। अभी हमजा मजीद कुछ बोलता जब नौफिल हंसते हुए अज़म शाह के फूले मसल्स पर हौले से पंच मार के बोला, जिस पर अज़म शाह का फलक शफाफ कहका हवा की जीनत बना था। अज़म शाह ने इसे दाद देते हुए माइक पकड़ा था। अज़म शाह के माइक पकड़ने पर सबके कैमरे फिर से ऑन हुए थे। काका 2 चाय। अज़म शाह अपने मजबूत हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठाकर आशिर लखानी की तरफ देखकर आंख विंक करते हुए बोला, जिस पर एक बार फिर से ग्राउंड में मुख्तलिफ हंसों का शोर उठा था। आशिर लखानी जो कब से अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा था, अज़म शाह के जुमले पर इसने उसकी तरफ कहर बसाती नज़रों से देखते हुए अपने लब भींचे थे। अज़म शाह को देखा देखी पूरी ग्राउंड के तुलबा तालबा आशिर लखानी को काका काका चाय, काका 2 चाय प्लीज़ बोलते हुए अच्छा खासा तंग कर रहे थे। आशिर लखानी का बस नहीं था वो खुद को कोई चीज़ मार ले या उस शाह को। वो इस घड़ी को कोस रहा था जब इसने ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए शाह को चैलेंज किया था। जायशा फिर से अज़म शाह से निगाहें फेरते वहाँ से जाने वाली थी जब अज़म शाह माइक एम्पायर की तरफ फेंकता ग्राउंड से बाहर की तरफ निकला था। अभी ओपनिंग सेरेमनी बाकी थी। इनकी असल गेम्स कल से शुरू होनी थी। ये पूरा हफ्ता स्पोर्ट्स की नज़र होना था जिसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी इंजॉय करना था। अज़म शाह और आशिर लखानी का डाइविंग कंपटीशन कुछ ही मिनटों में पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर आ चुका था। आशिर लखानी को अगर जो काका वाली ड्यूटी मिली थी तो इसे हर हाल में पूरी करनी थी, वरना यूनी के स्टूडेंट्स ने उसे उठा के यूनी से बाहर पटकना था। गुलाली को सुबह सवेरे उठने की आदत थी। आज तो सोने के चक्करों में उसकी फजर की नमाज भी मिस हो चुकी थी। आहनशाह की बाहों में उसे बेहद सुकून महसूस हुआ था। वह पूरी रात पर सुकून नींद सोई थी। गुलाली के दिल ने इकरार किया था उसे इतनी सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। वो रात में खुद खाना खाने की बजाय उसे अपने तरीके से खिलाता बाहों में भरे कितनी ही देर गुस्ताखियाँ करता रहा। गुलाली इसके नब्बों की जसारतों पर बार बार उसके सीने में पनाह लेती हुई छुपती रही थी। इसकी बेबाक बातों को याद करते हुए वह हुनूस कानों की लो तक सुर्ख पड़ रही थी। उसका कहना था वो जब तक इसकी शिद्दतें सहने के लायक नहीं हो जाती वो तब तक इसे अपना जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा। लेकिन गुलाली दिल में कहीं ना कहीं चाहती थी वो इससे ताल्लुक़ कायम करके इसका और अपना रिश्ता मजबूत कर ले ताकि कोई भी इन्हें जुदा ना कर सके। लेकिन ये बात ज़बान से बोलने से पहले वो मर ना जाती
चाहती। इससे कल से कोई हज़ारों दुआएं मांग डाली थी कि अल्लाह इन दोनों को जोड़ी हमेशा सलामत रखे। इसकी ये दुआ ना जाने अर्श तक पहुंची थी भी या नहीं। वह उसका खूबसूरत चेहरा देखती मुसलसल इसी सोच में गुम थी। वो पिछले 2 घंटों से उसका चेहरा देख रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में था। वो सोते हुए बेहद मासूम लग रहा था। आज उसके चेहरे पर सोते हुए मबहम सी मुस्कुराहट थी, जो गुलाली ने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस तरह से वो अभी अपने साथ लिपट कर सिवाय आहन शाह के चेहरे का तवाफ कर रही थी, इसी तरह से आहन शाह फजर तक इसके चेहरे का बिला वजह तवाफ कर रहा था। वो इसे नमाज के लिए जगाना चाहता था, लेकिन अजानों से कुछ मिनट पहले ही उसकी आग लग चुकी थी। आहन शाह ने अचानक से उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत करते हुए इसके लबों पर अपने लब रखे थे। इस अचानक आफताब पर गुलाली हक्का बक्का होती उसे देख कर रह गई थी, जिसकी आंखें हुनूस बंद थी, लेकिन लब इसके लबों पर शिद्दत भरी गुस्ताखी कर रहे थे। वो इसे देख कर रह गई। क्रिस्टल ग्रे आंखें फैल कर मजीद बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसे रिलैक्स अंदाज में सोते ही अपने लबों पर शिद्दत बढ़ाते देखकर मासूम सी गुलाली को झटका लगा था। वो सोते हुए इतनी बेबाक हरकत कैसे अंजाम दे सकता है? वो यकीनन जाग रहा था। गुलाली ने थूक निकलते हुए सोचा था। अपनी सांसों के उखड़ने पर गुलाली ने उसके मजबूत कंधों पर अपने हाथ रखे थे, लेकिन फिर इसके शर्टलेस सीने को देखती वो लाल अंगारा हुई थी। आहन शाह फुर्सत से उसकी सांस पीता जैसे किसी और जहां की सैर कर रहा था। गुलाली के कपकपाते वजूद को देखते हुए आहन शाह ने इसके लबों को अपने होठों में दबाते हुए बिल आखिर इसे आज़ादी बख्शते इसकी गर्दन में अपना चेहरा घेरा था। अब वो इसकी सफ़ेद शफाफ गर्दन पर अपनी शिद्दतों का जानदार लम्स छोड़ रहा था। मुझे पिश्तो सुनाओ। इसे शर्म व हया से कसमसाते देखकर आहन शाह अचानक से उसकी गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकालकर उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में झांकता फरमाइशी अंदाज में बोला था। गुलाली ने उसकी फरमाइश पर मुंह खोलते हुए उसे देखा। वो पिश्तो सुनने की फरमाइश ऐसे कर रहा था जैसे पिश्तो एक ज़बान नहीं बल्कि कोई नज़म या कहानी हो। इसके खुले होठों को देखकर आहन शाह ने इन्हें अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर शरारत से उसके चेहरे पर झुककर इन पर दांत गाड़े थे। इसके अंदाज पर गुलाली का चेहरा भाप छोड़ रहा था। घनी मुड़ी हुई पलकें सुर्ख आरज़ों पर सजदा रेज हुई थी। आहन शाह ने मुस्कुराते हुए इसके गुलाबी फूटते गालों पर शिद्दत से अपने लब रखे थे। सुनाओ, वरना मेरे लबों की गुस्ताखियों में यूं ही इजाफा होता रहेगा मेरी डकैत पठानी। आहन शाह ने उसके माथे पर अपने सिलकते लब रखते हुए फिर से अपनी पिछली बात पर जोर दिया था। इसके मुंह से खुद के लिए पठानी के साथ साथ डकैत का लफ्ज़ सुनते हुए गुलाली की छोटी सी नाक फुली थी। वह इस वक्त को रो रही थी जब इसने उसे तस्वीर चोरी करते हुए देखा था। इसके गुस्से से फूटती फूली सुर्ख नाक देखते हुए आहन शाह ने मुस्कुराते हुए इस पर अपने लब रखे थे। वह अब इसके पूरे चेहरे पर अपनी घनी मूंछों और बियर्ड का सहलाता इसकी नाक से अपनी नाक मिला रहा था। गुलाली के गले में गिल्टी भर के मद्दम हुई थी। मैं पिश्तो कैसे सुनाऊं? गुलाली इसके लबों की जसारतों को रोकने की गर्ज से मनमनाते हुए बोली थी। इसे वाकई समझ नहीं आ रही थी वैसे पिश्तो में क्या सुनना चाह रहा है। जबान से। आहन शाह ने इसके लबों से छोटी सी सुर्ख जबान खींच के थोड़ी से बाहर निकालते हुए इसे पत्ते की बात बताई थी। गुलाली ने दहल कर उसकी तरफ देखा, जो ना जाने कब क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। इसकी पूरों का खदरा लम्स अपनी ज़बान पर महसूस करते गुलाली ने मासूमियत से अपनी ज़बान वापस से अंदर को खींची थी, लेकिन ढीठ आहन शाह ने हुनूस इसकी सुर्ख जबान से अपनी उंगलियां नहीं हटाई थी। वह अपनी दोनों उंगलियां इसके मुंह में रखता शायद इसके दांत गाड़ने के इंतज़ार में था, लेकिन गुलाली जैसी छुई मुई पठानी यह हरकत अंजाम देकर भला कैसे अपने बॉडी बिल्डर सैयद ज़ादे को झेल सकती थी। गुलाली ने मासूमियत से आहन शाह की तरफ देखते हुए सोचा। आहन शाह को भी जैसे इस पर रहम आ चुका था। मुझे पिश्तों में बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आहन शाह इसकी कमर के गिर्द अपने हाथों का मजबूत हिसार बांधकर खुमार आलूद आवाज़ में बोलता इसके भूरे घने बालों में अपना चेहरा छुपा चुका था, जिन्हें वो रात से बार बार उलझा चुका था। क्या आपको पिश्तो आती है? गुलाली अपनी नाक सुकोड़ते हुए पहले कंफर्म करना चाहती थी। नहीं आती, आई स्वेयर, बिल्कुल नहीं आती। सिर्फ एक बार तुम्हारे इन खूबसूरत होठों से पिश्तों के कुछ अल्फाज सुने थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और अभी तक याद भी हैं। आहन शाह जानता था वो इससे इसीलिए कंफर्म कर रही है ताकि इसे मालूम हो कि इसे आया वो इसकी बातों के मतलब तो नहीं समझेगा। आहन शाह ने इसे ये तो बता दिया कि उसके लबों से पिश्तों के अल्फाज अच्छे लगते हैं, लेकिन इसने इसे अपने IQ का नहीं बताया था। वो जो चीज़ एक दफ़ा सुन लेता था वो इसके दिमाग की तह खानों में बैठ जाती थी। ये आइसोर क्या मतलब?
गुलाली ने मासूमियत से लेकिन मशकूक से अंदाज से पूछा। उसके पठानी इंस्ट में अंग्रेजी का बेड़ा गर्क होते देखकर आहनशाह का दिल किया वो छत फाड़ कहका लगाए, लेकिन फिर वो लब दबाता इसकी कान के लो पर अपने दांत काट गया। आई स्वेयर का बोलते हैं, कसम बोलते हैं मेरी पठानी, अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना कि मुझे पिच तो बिल्कुल नहीं आती। आहनशाह इसके कान में गंभीरता में बोला था। इसके बोझल लहजे पर जहाँ गुलाली दिल जोर से धड़का था, वहीं पर उसके अल्फाजों पर वो कुछ मुतमईन होते अल्फाज तलाश करी थी। इसने इससे आज पहली बार कोई फरमाइश की थी। वो इसकी फरमाइश पूरी करके इसे दिल से बताना चाहती थी वो इसे कैसा लगता है। गुलाली ने शर्म से लब काटते हुए खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार किया। सच शुक्र वो इस वक्त इसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो इसके बालों के साथ मसरूफ़ था। यहाँ पर अब सारी पिच तो है, वो भी कुछ भी समझ के बाहर है वो सारी, और इसमें जो सही लिखा है मैं वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप बहुत मगरूर हैं, लेकिन मुझे अपना मगरूर सैयद ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाली हिम्मत करके अपनी आंखें मीच कर बोली थी। आपको खुदा ने इतनी प्यारी आंखें गुस्से से घुरने के लिए कतई नहीं दी। आपको चाहिए इनका अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी पठानी को जान मारने वाले अंदाज में देखते रहें। गुलाली उसकी खामोशी पर परसुकून होती इसकी आंखों को अपने तसव्वुर में लाती दहकते गालों से बोली थी। माना आपकी आवाज़ प्यारी और भारी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त बिफरे शेर की तरह धाड़ते रहना चाहिए। गुलाली बंद आंखों से मुंह फुलाए बोली। आहनशाह कब से इसके बालों से अपना चेहरा निकाले इसके तासीरात को बिना पलके झपकाए देख रहा था। माना आपकी नाक खड़ी है और मगरूर है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं 24 घंटे इस पर गुस्से की तेवरी चढ़ाए रखी जाए। गुलाली नाक सुकुड़ते हुए बोली। आंखें अभी भी बंद थी। आहनशाह ने झुककर इसके नाक पर लब रखने चाहे थे, लेकिन नहीं रखे थे। वो इसके बोलने में खलल नहीं डालना चाहता था। वो इसकी मज़ीद पिच तो सुनने का ख्वाहिशमंद था। अभी के इसे कुछ समझ एक लफ्ज़ की नहीं आ रही थी, लेकिन वो इसके तमाम अल्फाज हिफ्स कर रहा था, क्योंकि वो जानता था इसके अल्फाजों का मतलब कैसे मालूम किया जा सकता है। और ये भी मान लिया कि आपका माथा कशीदा है, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इस पर 600 बल डालने की ज़रूरी हो। गुलाली अपने माथे पर छोटे छोटे से बल डालती मासूमियत से बोली थी। और माना आपको अल्लाह ने होठ दिए हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर वक्त इनका गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी मासूम से पठानी की जान हलक में अटकाई जाए। गुलाली शर्म व हया से लाल पीली होते इसके लबों की जसारतों को याद करते हुए अपनी आंखें मजीद मीच चुकी थी। आहनशाह इसके शर्माने पर चौंकते हुए से देख रहा था। अब तो इसने इससे कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी, लेकिन वो ना जाने क्यों सुर्ख पड़ रही थी। हाय अल्लाह, मैं ना जाने क्या क्या बोलती जा रही हूँ। शुक्र है आपको पिच तो नहीं आती, वरना आपने मेरा पठानी का कीमा बना देना था। गुलाली चहक के अपना लब दबाती हुई बोली। वो जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में इसे अपने दिल का हाल सुना रही थी। मुझे उर्दू में मासूम और पिश्तों में चालाक पठानी कहते हैं, लेकिन जब तक आपको ये पता चलेगा तब तक यकीनन बहुत देर हो जाएगी। गुलाली चालाक बच्चों की तरह राजदारी से यूं ही बोल चुकी थी, लेकिन वो क्या जाने इसकी बात आने वाले वक्त में सच साबित होने वाली थी। इसके लबों की जनबिश देखते हुए आहनशाह ने बमुश्किल अपने लबों को कंट्रोल में रखा था। वो जैसे रात तक इसकी मासूम आवाज़ में इसकी खूबसूरत पिश्तों की ज़बान सुनना चाहता था। आप मेरी आंखों में खूबसूरती हैं, आप मेरी आंखों की ठंडक है, दिल के चैन हैं, आप दिल के अरमान हैं, आप पठानी की ज़िंदगी हैं। गुलाली के लहजे में अब मोहब्बत थी, जिसे आहनशाह ने भी महसूस किया था। गुलाली बंद आंखों में नमी लिए बोली थी। इसका सच्चा लहजा इस बात का गवाह था कि वो सच कह रही है। अगर आपने मुझे छोड़ा तो शायद आपकी पठानी की सांसें रुक जाएं। गुलाली अब बाकायदा इमोशनल होती भराई आवाज़ में बोली। बंद आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलते आरज़ू पर गिरे थे। आहनशाह तो इसके बदले तासीरात पर मुंह खोले उसे देख रहा था। इसकी मासूम पठानी पहले बिला वजह नाक मुंह फैलाती अपने माथे पर बल डाल रही थी, फिर वो बिला वजह शर्मा रही थी, चहक रही थी, और अब यूं ऐसे इमोशनल होते हुए देखकर आहनशाह ने अपनी हैरानगी पर काबू पाते झुक कर उसके आंसू को शिद्दत से चुना था, जिस पर गुलाली ने पट से अपनी आंखें खोलते मासूमियत से आहनशाह की तरफ देखा था, जो इसके पूरे चेहरे को दीवानों की तरह चूमता अब इसे होठों को प्यार से चूम रहा था। आहनशाह इसके होठों को बार बार मोहब्बत से चूमता उसे अपने लम्ब से महका रहा था। वह उसकी खुशबूदार सांसों को खुद में उतारता नरमी से अपनी सांसें इसके सीने में उडेलता गुलाली को गुलाबियाँ बिखेरने पर मजबूर कर रहा था। गुलाली आंसू बहाना भूल चुकी थी।
वो बस उसके नरम लम्स पर उसे मोहब्बत से दिख रही थी। उसकी नज़रों का दीवाना वार खुद पर महसूस करते हुए आहानशाह ने उसे आंख मींच करते हुए उसके बलाई लब पर हौले से दांत गाड़ते इन्हें आज़ादी बख्शी थी। गुलाली ने शर्माते हुए इसके बरहाना सीने में अपना चेहरा छुपाया था। अब इन खूबसूरत अल्फाजों के मतलब भी बता दो पठानी, मैं जानता हूँ ये अल्फाज भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत होंगे। आहानशाह उसे सख्ती से खुद में लिपटा कर उसके बदन की नाज की महसूस करता, इसके कान की लोग को अपने लबों में दबाते हुए गंभीरता से बोला, कभी नहीं। गुलाली से अपना सर नफ़ी में हिलाकर चहकते हुए बोली थी, तुम्हारी तो। आहानशाह इसके लहजे में शरारत महसूस करता इसके भूरे बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में नरमी से भरता एक बार फिर से इसके लबों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेता उसे दिन में तारे दिखा रहा था। इस वक्त शाह हवेली में नाश्ता किया जा रहा था जब आहानशाह और गुलाली डाइनिंग रूम में आए थे। आहानशाह और गुलाली एक साथ देखते हुए शाह बीबी की आंखों में चिंगारियां फूटी थी। अपने खूबसूरत और लंबे चौड़े पोते के साथ ये जाहिल उज्जड़ नौकरानी इस वक्त इन्हें जहर लग रही थी। ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस आहानशाह सबको सलाम करता हुआ गुलाली को इशारे से कुर्सी पर बैठने का इशारा कर रहा था। गुलाली ने कंफ्यूज होते हुए एक नज़र सबको देखा। इसके रूहान से तासीरात पर आहानशाह ने अपने दांत पीसे थे। वो इसे कितना समझा के नीचे लाया था कि वो इसकी बीवी है और इसे आहानशाह की बीवी बन कर ही रहना है, कोई रौब व दबदबा रखना है। आहानशाह का पूरी हवेली में है, लेकिन इसकी पठानी की शक्ल इस वक्त ऐसी हो रही थी जैसे किसी बच्चे का स्कूल में पहला दिन हो। ये चोरनी यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शाह बीबी गर्राई थी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर महराल शाह और काजिम शाह के अलावा तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे। आहानशाह जो गुलाली के लिए नामहसूस अंदाज में कुर्सी घसीट रहा था, शाह बीबी की गर्राहट पर इसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। मुझे नहीं लगता मुझे कल वाली बातें दोहराने की ज़रूरत है। आहानशाह ने बेहद जब्त से बोलता गुलाली को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठा चुका था। इसने मेरी नवासी के हक पर डाका डाला। इस चोरनी ने पहले इससे इसका जेवर छीना और फिर बस ना चला तो उसका मंगेतर। अभी शाह बीबी अपनी बात जारी रखती जब जोरी शाह ने उनकी बात काटी थी। शाह बीबी, भाभी हमारी हवेली की बहू है, वो आहन लाला की बीवी है। मैं इतने दिन से अगर खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बगैर किसी तस्दीक के इन पर बार बार बहतान लगाते हैं, एक ही बात दोहराती जाए। आप सब मुझे जानते हैं कि मैं कितना बदतमीज़ हूँ और जब बात मेरी हवेली के मकीनों पर आती है तो मैं बदतमीज़ी की हर हद पार कर जाता हूँ। और खैर से भाभी भी अब से हमारी हवेली की मकीन है, एक ख़ास फ़र्द है। मैं चाहता हूँ हवेली में सलूक इत्तफाक रहे और सब एक दूसरे की इज्जत करें। और सब ये भी जानते हैं कि मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे पूरी हवेली में साबित करने को कि चोरी की गई थी या करवाई गई थी। अगर मैं किसी वजह से चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दिया जाए। जोरी शाह जब बोलने पर आया तो बड़े बड़ों की बोलती बंद करवा देता था। जोरी शाह का लहजा रौब और गुस्सा देखते हुए सबकी ज़बान तानों से चिपकी थी। सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस हैज़ल शाह शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए हुए थी। हारून शाह ने गुस्से से अपने दोनों सपूतों को घुरा था। एक शेर था तो दूसरा सफ़ेद शेर। जोरी शाह के लहजे की पेचीदगी देखते हुए सब शख्स वो पंच में मुब्तला थे। यकीनन वो जेवर की चोरी के मुतालिक कुछ न कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ जानता होगा। इतना तो सब बचपन से जानते थे कि जोरी शाह से कोई भी बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती थी। वो अपने से जुड़े हर रिश्ते का मुकाम, उसकी इज्जत कभी भी गिराने के हक में नहीं था। वो सबको बराबर के लेकर चलता था। जोरी शाह अपनी बात कहते हुए वहाँ पर रुका नहीं था। वो लंबे लंबे ढकभर था, बाहर की जानिब बढ़ चुका था। मरहा शाह जो अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती की वजह से ना चाहते हुए भी गुलाली के दिल में ज़रा सा बाज पैदा कर चुकी थी। जोरी शाह की बातों पर खुद ब खुद अपने दिल में आई सोच से शर्मिंदा हुई थी। वो भी नाश्ता किए बिना जोरी शाह के पीछे जा चुकी थी क्योंकि हॉस्पिटल वही छोड़ता था। जोरी शाह के लहजे में खुद के लिए इतनी इज्जत और एतबार महसूस करते हुए गुलाली की आंखें नम हुई थी, जबकि उसके लफ्ज़ भाभी पर उसका गाल दहके थे। वो इससे तकरीबन 10 साल बड़ा था, लेकिन रिश्ते में वो इससे छोटा था, इसीलिए वो उसका नाम लेने की बजाय उसे भाभी बोल रहा था। शाह बीबी तो जोरी शाह की पूछ को घूर कर रह गई, जो इनकी बजाय गुलाली को मातबर करता हुआ वहाँ से ये जा वो जा हुआ था। शाह बीबी आहानशाह को नम निगाहों से देखती बिना नाश्ता किए अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। आहानशाह ने लब काटते हुए अपने भूरे बालों में हाथ फेरा था। उसे मजीद कुछ बोलने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई थी क्योंकि जोरी शाह का 2 टोक लहजा ही सबको दिन में तारे दिखा चुका था।
आन शाह गुलाली को नाश्ते का बोलकर शाह बीबी की कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन इनका दरवाज़ा लॉक था। आन शाह ने 3 से 4 बार इनका दरवाज़ा नॉक करते हुए इन्हें पुकारा, लेकिन वो इसे गुस्से से जाओ यहाँ से बोली, बल्कि गर्राई थी। आन शाह का मूड सुबह सुबह बुरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन वो जानता था सब चीज़ों ने ठीक होने में वक्त लेना था। इसीलिए वो शाह बीबी को कुछ देर के लिए वक्त देता हुआ वापस से डाइनिंग रूम में आ चुका था। ऐजल बच्चे, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, नाश्ता करके आ जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। आन शाह एक नज़र गुलाली के झुके सर को देखकर ऐजल शाह से मुखातिब होता बाहर की जानिब बढ़ चुका था। गुलाली अब सबकी नज़रें खुद पर महसूस करती तुस-बुस का शिकार थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो इन सब के सामने अकेली बैठ कर नाश्ता कैसे करें। आन शाह ने बोला था वो इसके साथ ही बैठकर नाश्ता करेगा, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो जा चुका था। गुलाली ने भराए दिल से सोचा था वो बिना कुछ खाए वहाँ से उठकर जा चुकी थी। इसके जाने के बाद हारून शाह ने हलीमा को बोलते हुए इसके कमरे में नाश्ता पहुँचाने का हुक्म दिया था। इन्हें अपनी नाजुक सी बहू की ना चाहते हुए बेफिक्र हुई थी। आन शाह जो बिगड़े मूड के साथ पोर्च की तरफ बढ़ा, अपने फ़ोन पर आई कॉल रिसीव कर रहा था। उसकी ज़ोरदार टक्कर किसी लंबे चौड़े वजूद के साथ हुई थी। दोनों ने ही बमुश्किल अपने लड़खड़ाते वजूद को गिरने से बचाया था। टक्कर काफ़ी ज़ोरदार थी। अपने सामने काजिम शाह को देखते हुए आन शाह का बिगड़ा मूड मज़ीद ख़राब हुआ था, और यही हाल काजिम शाह का था। आन शाह को खुद से टकराना इसे बुरी तरह से गुस्सा दिला चुका था। वो दोनों ही फ़ोन में मसरूफ़ चल रहे थे। गलती दोनों की थी। वो दोनों एक जितना दराज कद और चौड़ा वजूद लिए एक दूसरे को शर्मबार निगाहों से घूर रहे थे। इन दोनों की हाइट एक जितनी थी, लेकिन फिर ना जाने क्यों काजिम शाह इसके साथ खड़ा हमेशा आधा इंच लंबा लगता था, या शायद ऐसा आन शाह को ही लगता था। जल्दी आओ ऐजल। आन शाह अपनी निगाहें काजिम शाह के खूबसूरत चेहरे से हटाता मुड़कर ऊंची आवाज़ लगाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने वाला था, जब काजिम शाह की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे। क्या महसूस होता है जब एक वहशी इंसान हर रात तुम्हारी बहन से अपनी आग बुझाता है और तुम अपनी पूरी कुव्वत लगा के भी उसे रोक नहीं सकते? काजिम शाह का इससे उलझने का इरादा तो नहीं था, लेकिन इसकी इस दिन की कड़वी कसीली बातें याद करते हुए इसने उसे आग लगाना ज़रूरी समझा था। इसकी बेबाक बात पर आन शाह का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आन शाह जो अपनी कदम आगे की तरफ बढ़ा चुका था, इसके अल्फाजों पर वह एक ही जिस्त में अपना रुख इसकी तरफ मुड़ चुका था। आन शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर मुक्का जड़ना चाहा, लेकिन काजिम शाह इसके मजबूत हाथ की वार को अपनी कलाई से रोकता इसके हाथ को सख्ती से मोड़ चुका था। साले बहनोई पर हाथ तो उठाते हुए अच्छे नहीं लगते, वरना बहनोई वही हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा देते हैं सालों को, लिहाजा अगली बार मोहतात रहना। काजिम शाह सपाट अंदाज में बोलता इसका हाथ झटक कर छोड़ चुका था, लेकिन अगले ही पल आन शाह का जोरदार मुक्का इसके सफ़ेद गाल की जीनत बना था। इतनी केयर ठीक है, या नेक्स्ट टाइम नीड मोर, या अगली दफ़ा मज़ीद ज़रूरत है? आन शाह तो मानो इसके जुमले पर चलते तवे पर बैठता गुस्से से गर्राया था। काजिम शाह ने आज तक इसके खुद की तरफ बढ़े हुए हाथ को यूं नहीं झटका था जिस तरह से आज इसने झटका था। चाहे उसके साथ जितनी मर्जी नाराज़गी और गुस्सा ही सही, लेकिन आन शाह को इसकी यह हरकत जला के राख कर चुकी थी। वो होता कौन था इसका हाथ झटकने वाला? बदकिस्मती से इसका बदला मेरी बीवी के नाजुक वजूद को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब साले ढीठ हो तो फिर सर फिरे बहनोई यही रास्ता अपनाया करते हैं। काजिम शाह उसका वही हाथ पकड़कर बेहद गुस्से से अपनी पूरी कुव्वत से मोड़ता बेबाकी से गर्राता अंदर की तरफ बढ़ चुका था। आन शाह ने सिलकते हुए गुस्से से साइड पर पड़े गुलदान को पूरी कुव्वत से ठोकर मारी थी। इसका रवा रवा सिलक उठा था इसकी जवाबाई कार्रवाई पर। इससे अपने सफ़ेद हाथ को सुर्ख देखते हुए वो इसे गुस्से से गालियाँ बकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। जायशा तेज़ तेज़ कदम उठाती ग्राउंड से निकलते अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। इसके पीछे हौले से चलता हुआ अज़म शाह एकदम से उसके आगे आके खड़ा हुआ था। इसके यूं खड़े होने पर जायशा का सर गलती से उसके कसरती सीने से टकराया था। जायशा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। जायशा अपना माथा मसलती हुई तेज़ी से खुद से टकराने वाले से दूर हुई थी। वो नहीं जानती थी वो अज़म शाह से टकराई है। अपने सामने अज़म शाह को देखते हुए जायशा का चेहरा आज शर्म की बजाय गुस्से से सुर्ख हुआ था। इसकी हज़ल आंखों में गुस्से की सुर्खी वाज़े थी। हे आइज़ जायशा, अज़म मुस्कुराते हुए बोला, रास्ता छोड़े मेरा। जायशा गुस्से से कराई, क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? अज़म शाह ने फिक्रमंदी से इस्तिसार किया था। अज़म शाह उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी देखते हुए हैरान हुआ था। आई एम ओके, हटे पीछे, मुझे आशिर से लेक्चर समझने जाना है। जायशा ने इत्मीनान से उसे सिलगाया था, जिस तरह से उसकी हरकत पर कुछ देर पहले वो सिलगी थी। इसके मुद्दे पर अज़म शाह का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हुआ था।
क्या समझना है, मैं समझा देता हूँ। अरजम शाह बेहद जब से बोलता। उसके मुंह से आशिर का नाम सुनते हुए इसका पूरा हुआ था, जिसका सबूत इसका सुर्ख होता चेहरा दे रहा था। नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, जायशा सपाट अंदाज में बोलती साइड से जाने वाली थी जब अरजम शाह ने इसकी कलाई को अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में ले लिया था। क्या तकलीफ है? मेरी कल वाली बात तुम्हारी अकल में नहीं पड़ती? अरजम शाह उसे कलाई से खींचकर खुद की तरफ करता गुस्से से दबी दबी आवाज़ में गर्राया था। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? आपके यूँ हक जताने का मैं क्या मतलब समझूं मिस्टर शाह? लीव माई हैंड। जायशा अपनी लड़खड़ाती जबान पर काबू पाती मजबूत लहजे में गर्राते गुस्से से बोली। इसके गुस्से में आने पर अरजम शाह ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी भींचते हुए इसकी कलाई आज़ाद की थी। स्पोर्ट्स वीक है, पढ़ाई तो होती रहेगी, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। अरजम शाह बात बदलते दांत पीसते हुए बोला। मुझे आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। जायशा के लहजे में हुनूस गुस्सा था। अरजम शाह सही मायनों में इसके गुस्से पर फिक्रमंद हुआ था। वो आज से पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं आई थी, बल्कि इसका तो गुस्सा भी इतना क्यूट होता था कि अरजम शाह को अपना गुस्सा झांक की तरह बैठता हुआ महसूस होता था। लेकिन आज वो अपने गुस्से में इससे बदतमीज़ी कर रही थी, जो अरजम शाह जैसे एटीट्यूड बॉय से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे तुम्हें मशवरा देने का शौक़ है, चलो ग्राउंड में चलें। वो अपनी बात पर डटा रहा। इसे बिला वजह जिद करते देखकर जायशा की हैजल आंखें फैली थी। वह आखिर इसे चाहता क्या था? मुझे ग्राउंड में जाके नाच गाना देखने का शौक नहीं है। आप जाए, काफ़ी लड़कियां आपको फिर से शर्टलेस देखने को बेताब हो रही होगी। जाए, इन तमाम लड़कियों की दिल लुभाएं। जायशा उसका कुछ देर पहला वाला शर्ट उतारने वाला मंजर याद करती दिल की बात आखिर जबान पर ला चुकी थी। सवाल गंदम, जवाब चनापा। अरजम शाह ने अपना आईब्रो झुकाते हुए इसकी तरफ देखा था। जायशा के लहजे की जेलसी महसूस करना अरजम शाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसे अब समझ आई थी वो गुस्से में क्यों थी और क्यों ग्राउंड से निकली थी। तो क्या इसे अरजम शाह का शर्टलेस होना बाकी लड़कियों की तरह अच्छा नहीं लगा था? अरजम शाह ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा। क्या तुम जेलस हो रही हो? अरजम शाह ने डायरेक्ट पूछा था। वो अपना निचला लब मुसलसल काटता अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। अरजम शाह की बात पर जायशा ने अपना कुछ देर पहले बोला गया जुमला दिमाग में दोहराया था। फिर जायशा का दिल किया अभी ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो कानों की लो तक सुर्ख हुई थी। सारा गुस्सा उड़न छू हुआ। मैं क्यों होने लगी जेलस? जायशा मजबूत लहजे में बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाँ, तुम भला क्यों होगी जेलस? अरजम शाह भी इसकी नकल उतारते अटकते हुए बोला। जायशा ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाई थी। अच्छा ये देखो। अरजम शाह ने उसे नज़रें झुकाते देखकर चुटकी बजाते हुए इसे खुद की तरफ मतवजा किया। जायशा की नज़रें बेसाख्ता उसकी तरफ उठी। अरजम शाह ने उसे मोहब्बत से देखते हुए अपनी ऊपरी 2 खुले बटन बंद करते हुए इसे आंख विंक की थी। जायशा इसकी हरकत पर कानों तक सुर्ख पड़ी थी। जायशा को छुपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। ये इंसान कैसा था? हर बात पटक पटक कर मुँह पे मार देता था। जायशा ने रूहान से होते हुए सोचा था। खैर जो भी था, इसकी शर्ट के तमाम बटन बंद देखते हुए जायशा को दिली सुकून हुआ था। अब वो इसी इंसान का बच्चा लग रहा था। अब ठीक है? अरजम शाह ने शरारत से पूछते हुए इसे कुछ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन वो कुछ भी बोलने की बजाय नज़रें झुका चुकी थी। उसके नज़रें झुकाने वाली अदा मुकाबिल को असीर कर चुकी थी। ऐसे तो नहीं होता, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी टोन बिल्कुल बीवी वाली थी। अब तुम मेरे जवान जज्बात जगह के यूं खामोश नहीं रह सकती। अरजम शाह उसकी तरफ झुककर बेबाकी से बोला था। वो उसकी झुकी हैजल आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। जायशा उसकी बेबाक बात पर तसाद इसके करीब होने पर सटपटाती हुई उससे दूर हुई थी। आप मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करें, वो नरोटीपन से बोली थी। वो खुद नहीं जानती थी वो कैसे इस पर गुस्सा कर सकती थी, कैसे रूठ सकती थी, और सबसे बड़ी बात वो इससे बात भी कैसे कर लेती थी। वो तो हमेशा मर्दों से कतराती थी, लेकिन इस इंसान की बात अलग थी। वो चाहे बेबाक बातें करता था, लेकिन उसकी आंखों में हया थी। मैं नहीं करूँगा तो इतना नेक काम और कौन करेगा? अरजम शाह शौक लहजे में बोला। कोई भी कर लेगा। वो भी अपना निचला लब दबा के उसे सिलगाने की खातिर बोली थी। ये जाने बिकेर के अगला जो पहले ही उसके मुंह से आशिर का नाम सुन के तप चुका था। इसकी इस बात पर इसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा ऐसी हरकत अंजाम देने वाले को। माइंडेड। अरजम शाह लहू रंग आंखों से उसके कान के पास धाड़ा था। इसके धाड़ने पर वो झरझरी लेती नरोटेपन से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने वाली थी, जब अरजम शाह ने फिर से उसकी कलाई थामी थी। बंदा बशर को गुस्सा जल्दी आ जाता है, हर बात पर मुंह बनाना ज़रूरी नहीं होता। अरजम शाह उसकी आंखों में नाराज़गी देखता नरम पड़ा था, जिस पर इसने मुंह बनाते हुए उससे अपनी कलाई छुड़वाई थी। अरजम शाह मुस्कुराया। डिपार्टमेंट खाली है, सब स्टूडेंट्स ग्राउंड में हैं।
अब अजीब इत्तेफाक देखो ना, तुम ग्राउंड में जाना चाहती हो ना मैं ग्राउंड में जाना चाहता हूँ। क्या कहती हो, मैरिज ब्यूरो चले? अरज़म शाह संजीदगी से इस्तेसार कर रहा था। जायशा उसकी बात पर मुंह खोल कर उसकी तरफ देख रही थी। हैज़ल आंखें फैली थी। अरज़म शाह ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। आप पागल हैं? जायशा ने जान के इससे ये सवाल नहीं पूछा था, बल्कि अरज़म शाह ने इसे मजबूर किया था ये सवाल पूछने को। इससे शौक अंदाज में सवाल पूछने पर अरज़म शाह का दिलकश कहका गूंजा था। हूँ तो नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को बोलने की इजाज़त दे सकता हूँ। तुम दिल के बहुत करीब होती जा रही हो। अरज़म शाह इसके कान के पास झुकता गंभीरता में बोला। इसकी बात पर जायशा का दिल धड़ धक से बाहर निकलने को बेताब हुआ। वो इसके शहर में कैसे जकड़े जा रही थी। वो इसकी बातों की मज़ीद ताब ना लाती काफ़ी वहाँ से भागने वाले अंदाज में गायब हुई थी। वो अब डिपार्टमेंट में नहीं जा रही थी, ग्राउंड में भी नहीं जा रही थी। इसका रुख यूनी के अंदर निप्स हॉस्टल गेट की तरफ था। ओह, तो ये क्यूट मोहतरमा हॉस्टल में रहती है। अज़म शाह जो इसकी स्पीड पर कहका लगा रहा था, इसे हॉस्टल गेट की तरफ जाते देखकर वो खुद से मुखातिब हुआ था। वो जो हवेली के अलावा हर जगह सोच सोच कर मुस्कुराता था, इसकी कुछ देर पहले वाली जेलसी को याद करते हुए इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। क्या नाश्ता करना है? अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए जोरी शाह ने संजीदगी से मरा शाह से इफ्तिसार किया था। सुबह शाह बीबी से हुई झड़प की वजह से इसका मूड अच्छा नहीं था। तुम्हें नहीं लगता मेरी आपी को दुख पहुंचा के इनके साथ ज्यादती की गई है? मरा शाह ने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से अपना सवाल दागा था। नहीं, जोरी शाह ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लहजा हुनूर संजीदा था। रियली रीज़? मरा शाह ने हैरानगी से इफ्तिसार किया था। मैं तुमसे इस सवाल की उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रहा था शहजादी। क्या तुम्हें नहीं लगता भाभी के साथ इन गुजरे 7.5 सालों में काफ़ी ज़्यादा ज्यादती हुई है? जोरी शाह तासिफ से बोला तो मरा शाह खामोश रही। वह इसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अगर कोई लड़की मुझे देखे भी तो तुम्हारे दिल पर सांप लौटते हैं। तुम जेलस होती हो, आई नो, और ये बीवियों की फितरत है। तो क्या भाभी एक लड़की नहीं है? वो एक बीवी नहीं है? कभी महसूस किया है उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब लाला ने पूरे मीडिया के सामने अपनी मंगनी रचाते हुए महराल को आपी को अपनी मंग बनाया था, अपने निकाह में रखते हुए भी अपने नाम से महरूम रखा। जोरी शाह भड़कते हुए बोल रहा था। मैं मानती हूँ, बात तो फिर वहीं पे आ गई ना रीज़। इस सब के कसूरवार तुम्हारे लाला है। उन्होंने दो लड़कियों का दिल तोड़ने के बाद एक को अपना लिया तो दूसरी का हाथ छोड़ दिया। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मरहा के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। देखा जाए तो हालात ही ऐसे थे, इनका कसूर नहीं था। और ये मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। वो शाह बीबी और बाबा जान से टूट कर प्यार करते हैं और वो इन दोनों को ही इस्माइल खान से नफरत थी और वो दोनों चाह के भी भाभी को हवेली की बहू के रूप में तस्लीम ना करते। और रही मेराल आपी से मंगनी की बात, तो लाला ने इनकार किया था, लेकिन आपी की जिद की वजह से शाह बीबी ने लाला को मजबूर करते हुए इसे मंगनी के लिए मनाया था। जोरी शाह कंधे उचका कर बोलता, एक नज़र मरहा शाह को देखकर फिर से अपना ध्यान विंडो स्क्रीन की तरफ कर चुका था। मरहा शाह इसके जवाब पर गहरी सांस भरती हुई शीशे से बाहर देखना शुरू कर चुकी थी। कम ऑन, खामोश क्यों? इसे कितनी देर खामोश देखते हुए जोरी शाह ने उसे बाजू से पकड़ते हुए खुद के करीब किया। क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी है? इसकी आंखों में नमी देखते हुए जोरी शाह फिक्रमंद हुआ। मुझसे आप ही की हालत नहीं देखी जा रही। इन सब में इनका तो कोई कसूर नहीं था ना। मोहब्बत करना हमारे हाथ में तो नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाती है, जैसे इन्हें लाला से हुई। मरहा शाह भराई आवाज़ में बोली, लहजे में बहन के लिए मोहब्बत ही। बहुत आंसू कंट्रोल करने के बावजूद भी 2 आंसू आरज़ू का हिस्सा बने थे। हे मेरी शहजादी, रोना बंद करो। जोरी शाह ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाते हुए इसे कमर से थाम कर अपने सीने से लगाया। वह इसके आंसू अपनी पूरों से साफ करता मोहब्बत से बोला, परेशान ना हो मेरी ज़िंदगी। अल्लाह ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है, लेकिन हमें सही वक्त आने पर पता है चलता है। इसीलिए हमें चाहिए आंसू बहाने के बजाय अच्छे के लिए दुआ करें। और परेशान मत हो, महराल आप ही मैच्योर है और वो टीन एजर नहीं है जो इतने से गम को दिल पर लगा के बैठ जाएगी। जोरी शाह इसकी छोटी सी नाक को अपनी पूरों से दबाता उसे नरमी से समझा रहा था। मरहा शाह ने हाँ में सर हिलाते हुए इसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। आज हॉस्पिटल नहीं जाओ, किसी होटल में जाकर गोल्डन मॉर्निंग मना लेते हैं। जोरी शाह बात को बदलने की गर्ज से उसके कान की लोग को दांतों में दबाता बेबाकी से गंभीरता से गोया हुआ। मरहा शाह ने सुर्ख पड़ते हुए से दूर होना चाहा, लेकिन जोरी शाह उसे मजीद में खुद भींचता, झुक कर इसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रखता, इसका नरम व मुलायम हाथ अपने हाथों में लेता अपनी बियर्ड के साथ रगड़ रहा था। मैं हॉस्पिटल से लेट हो रही हूँ।
हमारा आशा ने इसकी वाइट बियर्ड जैकेट की जिप को ऊपर नीचे करते हुए इसे होश दिलाई ही थी, जो इसके हाथों के साथ चिमट चुका था। ओके, पहले नाश्ता करने चलते हैं। जोरिशा इसके लबों को धीरे से चूमता इसे अपने साथ लगाए फिर से गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मुझे भूख नहीं है। मराशा इसकी फूली रगों वाले मर्दाना हाथ पर अपनी नाजुक हाथ की मकरूती उंगलियों से डिज़ाइन बनाती मध्यम लहजे में बोली, क्यों, क्या तकलीफ है? जोरिशा आईब्रो झुकाते हुए रौब से बोला था, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो लाड़ से बोली, मेरे शिद्दत से सांसें छीनने की देर है। खुद ब खुद सारी भूख लग जाएगी तुम्हें और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे कीटों की तरह काटती फिरोगी। जोरिशा अपनी निचले लब का किनारा दबाते हुए इसकी कमर पर बेबाकी से हाथ फेरता रौब से बोला, इसका नाश्ता ना करने का सुनकर उसे गुस्सा सा आया था। वो अपने हॉस्पिटल के चक्करों में हमेशा खाना पीना फरामोश कर जाती थी। इसके अल्फाजों पर मराशा ने शर्मीला सा मुस्कुराते हुए इसके सीने पर अपने दांत गाड़े थे। जोरिशा ने उसकी जसारत पर हौले से हंसते हुए इसके गाल पर झुककर अपने दांत गाड़े थे, जिस पर मराशा ने नाक चढ़ाते हुए इसके सीने पर अपने दांतों का दबाव बढ़ाते मजीद जुल्म ढाया था। मेरी भूखी कीटू। जोरिशा तासिफ से सर हिलाता अब अपनी गाड़ी किसी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा चुका था ताकि अपनी भूखी मनोका को नाश्ता करवा सके। आहनशाह से उलझने के बाद काजिम शाह गुस्से से अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरता लाउंज में दाखिल हुआ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाला था जब नजरें डाइनिंग रूम से निकलती ऐजल शाह पर पड़ी थी। काजिम शाह ने ऊपर जाने की बजाय वहीं पर रुककर गहरी नज़रों से उसका जायजा लिया था। वह सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस छोटी सी पिंक पट्टी शोल्डर्स में डाले सर पर छोटा सा सफ़ेद हिजाब लिए हुए थी, तो आहन शाह इसे इसीलिए आवाज़ें दे रहा था ताकि कॉलेज छोड़ सके। लेकिन क्या वो इस छोटी सी पट्टी और इस छोटे से स्टॉलर में कॉलेज जाने वाली थी? वो तो इसे शादी से पहले दुपट्टा सर पर लिए बगैर घर से निकलने ही नहीं देता था, और अब तो वो इससे फिर इसके निकाह में थी। इसकी मलकियत थी, वो कैसे चादर के बगैर हवेली से निकल सकती थी? काजिम शाह ने अपनी गोल्डन आंखों में तीश की लाली लिए सोचा था। वो इसे एक नज़र देखकर नज़रें झुकाती हुई संजीदगी से बाहर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन काजिम शाह को कहाँ गवारा था इसकी बीवी चादर के बगैर हवेली से निकली। काजिम शाह दो लंबे लंबे कदम उठाते ही उसका बाजू अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में दबोच चुका था। ऐजल शाह ने चौंकते हुए इसकी लहू रंग आंखों में देखा था। कितनी दफ़ा तुम्हें अपने वजूद को ठीक से ढांपने का लेक्चर देना पड़ेगा? इतनी ढीठ क्यों हो तुम ऐजल शाह? काजिम शाह उसका बाजू पीछे की तरफ मोड़कर उसका जबड़ा अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में दबोचता इसके चेहरे पर फनकारा था। इसके सुबह सुबह यूं गुस्सा करने पर ऐजल शाह की नीली आंखों में पानी भरा था। वो ठीक से दुपट्टा तो लिए हुए थी और वो क्या कंबल लेकर यूं नहीं जाती? ऐजल शाह ने रूहान से होते हुए सोचा था। दुपट्टा लिया तो हुआ है मैंने। वह अपने बाजू में उठता दर्द बर्दाश्त करती नज़रें झुकाकर बोली थी, तो एहसान नहीं किया मुझ पर? पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि तुम सैयद काजिम शाह की बीवी हो। बदकिस्मती से तुम्हें यूं बगैर चादर के हवेली से निकलना जेब नहीं देता। क्यों हर जगह मुझे बदनाम करवाने पर तुली हुई हो तुम? काजिम शाह के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करता दबे दबे अंदाज में कराया था। ऐजल शाह ने अपने लबों को मींचते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा था। इसके बाजू में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपनी गिरफ्त मजबूत करते जा रहा था। चादर ले लो जाके। आइंदा से अगर तुम बगैर चादर के अपने वजूद की नुमाइश करती हुई हवेली से बाहर निकली तो तुम्हारा वजूद सैयद काजिम के रहमो करम पर होगा। याद रखना मेरी बात। काजिम शाह के आंसू को देखकर इसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता गुस्से से गर्राता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ चुका था। ऐजल शाह अपने बाजू को रब करती हुई राहदारी की तरफ बढ़ी। पोर्च में आते ही इसने गाड़ी के पास खड़े आहन शाह को पुकारा था, जिस पर इसने मुड़कर उसकी तरफ देखा था। बहन को देखते ही वो बिगड़े मूड में भी मुस्कुराया था। लाला, मैं चादर लेकर आती हूँ, 5 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़, ऐजल शाह झिझकते हुए बोली, जिस पर आहन शाह पहले तो उसके मुंह से चादर का सुनते हुए चौंका, लेकिन फिर इसने सर को खम देते हुए इसे जाने का इशारा किया था। वो जैसे जान चुका था इसकी बहन को चादर लेने का हुक्म किसने दिया है। इनके बाप दादा तो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ना जाने इन चारों लड़कों में इतनी पॉजिटिवनेस के जरासीम कहाँ से आए थे। वो चारों कभी कभी सोचते ज़रूर थे। काजिम शाह कमरे में दाखिल होती ही अपनी हुडी उतार कर सोफे पर फेंकता बेड पर औंधे मुँह गिर चुका था। इरादा इसका ऑफिस जाने का था, लेकिन पूरी रात जाग कर गुजारने की वजह से इस वक्त इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। फार्म हाउस में वो सोता ही कब था? पूरी रात तो इसकी सिगरेट फूंकते गुजर जाती थी। ऐजल शाह कमरे में आती ही अलमारी की तरफ बढ़ी थी। इसके पास कोई चादर नहीं थी। वो सोच रही थी वो ऐसा क्या ले जिससे इसका वजूद ढक जाए।
आज सर्दी इतनी कोई खास नहीं थी, इसीलिए इसने स्वेटर नहीं पहना था। वह अपनी यूनिफॉर्म के नीचे गर्म शॉर्ट पहने हुए थी। इसे वैसे भी यूनिफॉर्म के ऊपर स्वेटर पहनना कभी भी इतना पसंद नहीं रहा था। अजल शाह भी अलमारी में देख ही रही थी जब इसकी नज़र काजिम शाह की हैंग की गई शॉल्स पर पड़ी थी। इसके पास काफ़ी तादाद में इजरत थी। काली शॉल को देखते हुए इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। रात में गुलाली भी तो इसके लाला की यानी कि अपने शौहर की शॉल लिए हुए थी। क्या वो इसकी शॉल ले सकती है? हाँ, बिल्कुल ले सकती है। जब वो इसे अपनी बीवी की अपनी मलकियत कह सकता था तो उसकी शॉल भला क्यों नहीं ले सकती थी? अजल शाह ने खुद से ताने बाने बनाते हुए इसकी काली शॉल हैंगर से निकाली। इस शॉल को खोलते ही इसे महसूस हुआ वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन इस शॉल से इसका पूरा जिस्म आसानी से कवर हो सकता था। वो अभी खुद पर इसकी शॉल ओढ़ी रही थी जब खटपट से काजिम शाह की आंख खुली थी। इसे इस्तेहाक से अपनी शॉल ओढ़ते देखकर पहले काजिम शाह हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से बेड से उठ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करने की अजल शाह? हमारे ख़ानदान में शौहर अपनी इजरत अपनी मन पसंद और ख़ानदानी बीवियों को ओढ़ाते हैं, लेकिन अफसोस तुम ख़ानदानी हो ना ही मनचाही हो। इसलिए 1 मिनट से पहले मेरी शॉल उतारो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम काजिम शाह को तो दूर, इसकी चीज़ों को भी डिज़र्व नहीं करती। काजिम शाह इसके छोटे से वजूद के खींच कर अपनी इजरत उतारता गुस्से से धाड़ा था। अजल शाह ने सहमते हुए इसकी तरफ देखा। इसके अल्फाज इसकी रूह को छलनी कर चुके थे। मेरे पास शॉल नहीं थी तो इसलिए मैंने ये ले ली, गुलाली से ले लेती हूँ। अजल शाह अपनी पलकें झपकाते अपने आंसू को पीछे की तरफ धकेलती अपने लबों से लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा करती हुई कमरे से भागी थी। काजिम शाह ने इसके यूं भाग कर जाने पर अपनी इजरत ज़मीन पर फेंकते हुए गुस्से से अलमारी पर हाथ मारा। इसे देखते ही उसे अपने दिमाग पर गुस्सा सवार होता महसूस होता था। इसके बस में नहीं था इसी मक्कार और दोगली लड़की को देखकर अपने गुस्से पर काबू पाना। काजिम शाह सुबह से नींद की गोली खा के अपने कमरे में सोया हुआ अभी तक नहीं जागा था। वो अपने ऑफिस की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर अपनी नींद पूरी कर रहा था क्योंकि इसका सर कल रात से दर्द से फट रहा था। वो इतनी अजियत में था लेकिन किसी को नहीं बता सकता था। इसके अपनों ने इसे तोड़ कर रख दिया था। इसकी जन्म देने वाली माँ इसे सिर्फ दूर 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 से ही देखती थी। इसके इस वाक़े के बाद उन्होंने इसे खुद से एक बार भी मुखातिब नहीं किया। इसका जान छिड़कने वाला बाप इससे ऐसे दूर हो चुका था जैसे वो इनका बेटा ही ना हो। वो शायद काजिम शाह की माफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी काजिम शाह को जानते नहीं थे। वो कभी भी गलत बात पर माफ़ी नहीं मांगा करता था और काजिम शाह को मनाना अज़म शाह से ज़्यादा भी मुश्किल काम था। जब वो काजिम नाराज़ होता था तो अगले को नाखून चबवाता हुआ अगली बार के लिए हिदायत देता कि वो ऐसा काम करने की सोच भी कभी अपने दिमाग में ना लाए। यह अलग बात थी, वो नाराज़ बहुत कम होता था। दाजी जो इतने दिनों से अपने बड़े पोते से बेरुखी बरत रहे थे, वो जानते थे वो सुबह से अपने कमरे में बंद थे और इस वाक़े के बाद ये पहला दिन था जो इसने पूरा का पूरा हवेली में दिन गुजारा था। वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। दाजी परेशान हुए थे। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अजल शाह को अपने कमरे की तरफ जाते देखा था। हलीमा से मालूम करवाने के बाद इन्हें खबर हुई कि इस वक्त ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ वो अकेला ही है, बाकी सब अपने अपने कमरों में बंद थे या नीचे थे। दाजी अपनी छड़ी पर वजन डालते हुए छोटे छोटे कदम उठाते उसकी तरफ बढ़े थे। शाह, इसके खूबसूरत चेहरे को देखते दाजी की सारी नाराज़गी जैसे हवा हुई थी। इसका दूधिया सफ़ेद चेहरा इस वक्त शदीद सुर्ख हो देखते हुए उन्होंने परेशानी से उसे पुकारा था, लेकिन इसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो तो इतनी कच्ची नींद का मालिक था कि पत्ता हिलने की आवाज़ पर उठ जाया करता था। अब इसे इतने हैनमाक से सोते हुए देखकर वह हकीकतन फ़िक्रमंद हुए थे। शाह, दाजी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए इसे पुकारा था। इसके माथे को छूते ही दाजी को महसूस हुआ जैसे उन्होंने जलते तवे को छू लिया हो। दाजी ने बेसाख्ता इसके गाल और गर्दन अपने हाथ से छूते हुए दहल के उसकी तरफ देखा था जो सख्त बुखार में फनक रहा था। एजल, दाजी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियों पर खड़े होते एजल को बुलंद आवाज़ में पुकारा था। जी दाजी। एजल जो ऊपर कुछ देर के लिए गुलाली के पास आए रही थी। दाजी की इतनी बुलंद आवाज़ और परेशान आवाज़ पर इसने इन्हें चौंक कर जवाब दिया। और ऊपर वो सीढ़ियाँ चढ़ कर कैसे गए थे? तुम्हारा शौहर बुखार में फनक रहा है, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? जल्दी से ठंडा पानी और पट्टियाँ लेकर ऊपर आओ।
दाजी रौब और दबे दबे गुस्से से बोलते वापस से फिक्रमंदी से काजिम शाह के कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। फैजल शाह इनके रवैये पर हक्का बक्का इनको देख कर रह गई, जो पिछले पूरे हफ्ते से इसके साथ नरम मिजाजी और काजिम शाह के साथ नाराजगी की मिसाल कायम कर रहे थे। अब इन्हें आखिर क्या चीज़ ऊपर खींच लाई थी, और क्या इसके शाहजी को ज़्यादा ही तेज़ बुखार था? दाजी यूं भड़क रहे थे यूं। फैजल शाह परेशानी से सोचती हुई किचन से ठंडा पानी और पट्टियां लिए ऊपर की तरफ भागी थी। काजिम शाह के कमरे में आते ही इसकी नज़रों का मरकज़ दाजी बने थे, जो बेड पर काजिम शाह के पास बैठे इस पर दम विरत पड़ रहे थे। काजिम शाह को शर्टलेस सोते देखकर फैजल शाह के गाल सुर्ख हुए थे। वो दाजी के सामने भला इसके शर्टलेस वजूद के पास कैसे जा सकती थी? फैजल शाह अभी रूहान सी होती ये सोच ही रही थी जब दाजी की नज़र इस पर पड़ी थी। एजल बेटी, जल्दी आओ ना, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? काजिम शाह पर फूंक मारने के बाद वो बेसब्री से एजल शाह से मुखातिब हुए थे। एजल शाह इनकी पुकारने पर नज़रें झुकाती हुई उनकी तरफ बढ़ी थी। वो काजिम शाह की तरफ देखे बगैर साइड टेबल पर पट्टियाँ और पानी का बाउल रखती इस पर कंबल दे रही थी, जो दाजी ने देने की जहमत नहीं की थी। इसे गर्दन तक कंबल में छुपाती एजल शाह ने गहरी सांस भरी थी। उसे कंबल देते ही उसका हाथ इसके सीने से टच हुआ था। वह महसूस कर चुकी थी उसे काफ़ी तेज़ बुखार है और इसकी कसूरवार वही थी और वो खुद को ही समझ रही थी। इसे बुखार में फनकता देखकर एजल शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। बेटी, यहाँ पर बैठो और मेरे बेटे को जल्दी से पट्टियाँ करो, ना जाने किसकी नज़र लग गई है मेरे पोतों को। दाजी अपनी जगह से खड़े होते फिक्रमंदी और बेबसी से बोलते बेड से कुछ दूर पड़ी कुर्सी पर बैठे थे। दाजी ने एजल को जहां बैठने को बोला था वो जगह काजिम शाह के काफ़ी करीब थी। एजल शाह के गले में गिल्टी भर के मालूम हुई थी। वो इससे कुछ फासले पर बैठती, बाउल से पट्टी गिली करके निचोड़ने के बाद उसके माथे पर रखती उसके दिलकश चेहरे की तरफ देख रही थी, जिसकी चमक मानीन पड़ चुकी थी। दाजी का पूरा ध्यान अपने पोते की तरफ था, जो एजल शाह के 3 से 4 बार पट्टियाँ करने पर भी नहीं उठा था। एजल बेटी, शाह को काफ़ी तेज़ बुखार है, तुम यूँ करो नीचे से मरहा बेटी को बुला के लाओ, वो इसे चेक कर। और दाजी के अल्फाज इनके मुंह में रह चुके थे, क्योंकि होश हवास से बेगाना काजिम शाह अपने माथे पर धरा एजल शाह का हाथ खींचते हुए इसे खुद पर गिरा चुका था। इस अचानक आफताब पर दाजी की आंखें हैरत से फटी थी। उन्होंने सदमे सी कैफियत में अपने पोते की तरफ देखा था, जो बंद आंखों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो इनका सबसे फर्माबरदार पोता था। यकीनन हरकत इससे बेहोशी में हुई थी, वरना वो इतनी बेबाक हरकत अपने दाजी के सामने कैसे कर सकता था? दाजी ने ला हौल वला कुव्वता पढ़ते हुए दिल में सोचा था। दाजी शायद नहीं, यकीनन काजिम शाह की इस दिन वाली बेबाक बातें भूल चुके थे। काजिम शाह ने बंद आंखों से एजल शाह को कुछ मजीद नज़दीक किया था, जिस पर दाजी हड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी से उठे थे। वो यहाँ मजीद बैठ नहीं पाए थे, जबकि एजल शाह तो यूँ थी जैसे कांटो तो बदन में लहू नहीं। इसका पूरा चेहरा दाजी की मौजूदगी में लाल अंगारा हो चुका था, गाल तप चुके थे। एजल बेटी, तुम इसे कुछ देर पट्टियाँ कर लो, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। इसका ख्याल रखो, और अगर इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो छोटे शाह को लाजमी इतला देना। दाजी नज़रों का जाविया बदलते कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन दरवाज़ा बंद करना वो कतई नहीं भूले थे। इनके जानने की देर थी जब काजिम शाह ने अपनी लहू रंग गोल्डन आंखें खोलते हुए अपने माथे पर गिली पट्टी को गुस्से से ज़मीन पर फेंका। तकिए से सर अपना उठाकर बेड पर बैठते वो एजल शाह को पल में खुद से दूर झटक चुका था। इस हमले के लिए वो तैयार नहीं थी, इसीलिए वो ज़ोर से बेड से नीचे गिरी थी। एजल शाह को तो जैसे झटके पर झटके मिल रहे थे। इसने अपने साथ हुए इस अचानक हमले पर चौंकते हुए काजिम शाह को देखा था, जो साइड टेबल पर पड़ा पानी से भरा शीशे का बाउल उठाकर दीवार पर मारता गुस्से से चीखा था। वो दाजी की एक पुकार पर उठ चुका था, लेकिन इसने जानबूझकर आंखें नहीं खोली थी। वो जानता था वो इसे मनाने आए होंगे, लेकिन वो हर सूरत मानना नहीं चाहता था। वो इनके सफाक अल्फाज अभी तक नहीं भुला था। अगर वो इनके सामने अपनी आंखें खोल लेता तो यकीनन वो इसके सामने आंसू बहा के इसे नरम पड़ने पर मजबूर कर देते, जो वो किसी सूरत नहीं पड़ना चाहता था। हवेली वाले क्या इसे काट का उल्लू समझते थे, जो इसका दिल कभी भी तोड़ के 2 जुमले बोलकर जोड़ सकते थे?
इनके सामने अजल शाह को खुद पर गिराने वाली बेबाक हरकत भी इसे मजबूरन की थी, क्योंकि वो मरहा शाह को इसके कमरे में बुलाकर चेकअप करवाने वाले थे। वो जानता था वो बुखार में दहक रहा है, लेकिन वो अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। मरहा के चेकअप करने के बाद उसे तेज़ बुखार और ठंड लगने का पूरी हवेली में मालूम हो जाता, और फिर क्या होता, सब कुछ देर इसके लिए फिक्रमंद होते और फिर अपने बुरे रवैये से इसका दिल तोड़ देते। आखिर क्यों? क्या काजिम शाह इतना अर्जा था इनके लिए? काजिम शाह से गुस्से से सोचता हुआ साइड लैंप उठा के ज़मीन पर मारने वाला था, जब नज़रें ज़मीन पर गिरी अजल शाह की तरफ उठी थी, जो आंखों में आंसू लिए इसी की तरफ देख रही थी। इसके घुटनों और कोहनियों पर काफ़ी ज़ोर से लगी थी, क्योंकि वो कालीन पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लगे संगे मरमर के पत्थर पर गिरी थी। इसे एक नज़र देखकर काजिम शाह ने अपने लब भींचते हुए लैंप को वापस से साइड टेबल पर रखते अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरा था। इसने इसे जान के ज़मीन पर नहीं गिराया था, ये सब इसने गुस्से से हुआ था। उठो भी, ज़मीन से क्या कोई क्रेन मंगवाऊँ तुम्हें उठवाने के लिए? इसे कितनी देर ज़मीन पर बैठे देखकर काजिम शाह बिल्ला कर गर्राया था, जिस पर अजल शाह अपने आंसू रगड़ते साफ करते अपनी घुटनों का दर्द नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से ज़मीन से उठी थी, लेकिन इसका चेहरा इसकी तकलीफ़ अयां कर रहा था। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ था अभी तुमने और दाजी ने? आखिर वहशी और दरिंदे काजिम शाह की इतनी फिक्र क्यों थी तुम दोनों को? इसके ज़मीन से उठते ही काजिम शाह धाड़ा था, जिस पर अजल शाह ने लजरते हुए इसकी तरफ देखा था, जिसका बीपी इस वक्त काफ़ी हाई लग रहा था और इसका सबूत इसका सुर्ख चेहरा दे रहा था। आपको बुखार था तो दाजी ने पट्टियाँ करने, अभी वो मनमनाते हुए मजीद कुछ बोलती जब काजिम शाह ने उसकी बात काटी थी। मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मर जाऊँ मैं, लेकिन आज के बाद तुम में से कोई भी मेरी फिक्र। अभी काजिम शाह अपना जुमला मुकम्मल करता जब अजल शाह ने इसके मरने वाली बात पर दहलते हुए इसके होठों पर हाथ रखते उसे अजियत से देखा था। काजिम शाह जो इसका हाथ अपने लबों पर महसूस करते ही खामोश हो चुका था, इसे अपने करीब खड़े देखकर वो अगले ही पल इसका ही यही हाथ पकड़े इसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठाता इस शिद्दत से इसके लबों पर काबिज हुआ था। इसकी बुखार से दहकती सांसों को अपनी सांसों के साथ खिलवाड़ करते देखकर अजल शाह ने अपनी आंखें मींची थी। काजिम शाह इसके छोटे से वजूद को बाहों की बेहद सख्त गिरफ्त में लेता इसके होठों पर अपनी अच्छी खासी शिद्दत दिखा रहा था। वो एक ही मिनट में इसकी सारी सांसें बिखेर के रख चुका था। कतरा कतरा इसकी खुशबूदार सांसें खुद में उंडेलता वो इसे तकिए पर गिराते इस पर झुकता फिर से इसके लबों पर काबिज हुआ था। अजल शाह अपनी आंखों में हैरानगी लिए उसे देख रही थी, जिसकी आंखें बेहद सुर्ख थी। वो अपना सारा वजन इस पर डालता अपने दहकते होठों से इसके ठंडे होठ दबोचता इन पर अपनी जुनून खेजियां बिखेर रहा था। गोल्डन बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखरे पड़े हुए थे, इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा रहे थे। इस वक्त कैटी कमरे में नहीं थी, इसलिए तो काजिम शाह इसके पंजों और दांतों से बचा हुआ था। इसकी उखड़ती सांसों को महसूस करते हुए काजिम शाह ने इसके लबों को आज़ादी बख्शते अपने गर्म होठ इसकी गर्दन में रखे थे। वो शायद नहीं, यकीनन बेहद गुस्से और अजियत में था, जिसका बदला वो इसकी गर्दन पर उतारता हुआ एक ही जगह पर अपने दांत शिद्दत से गाड़ रहा था। अजल शाह ने सिसकी भरते हुए इसकी तरफ देखा, जो इसकी गर्दन से अपना दांत हटाकर उसकी सिसकी अपने होठों से दबा गया। वो इसके होठों को अपनी दस्तरस में लिए उसके गुलाबी फ्रॉक की जिप एक झटके में नीचे की तरफ खिसका चुका था। अजल शाह ने सहमते हुए इसकी तरफ देखा। वो इसके गुस्से से काफ़ी डर चुकी थी। वो इसका उस दिन वाला जुनूनी रूप अभी तक नहीं भूली थी। काजिम शाह इसकी आंखों में छुपा खौफ भांप चुका था। दादी ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को बोला था, चलो अब रखो मेरा ख्याल, जैसे एक बीवी अपने बीमार शौहर का रखती है। काजिम शाह के होठों का आज़ादी बकशता इन्हें अपनी पूर्व में मसलते आइब्रो झुका के बोला। इसकी बेबाक बात का मतलब समझते हुए अजल शाह के गाल सुर्ख हुए थे। वो लजरती पलकों से अपनी नज़रें झुका चुकी थी। काजिम शाह इस वक्त इसे अपने मुकम्मल होश हवास में नहीं लग रहा था। इस वक्त इसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि गंभीरपन था। इसका लहजा खुमार आलूद और बोझल था, जो आज से पहले इसकी कुर्बत में कभी नहीं हुआ था। इसे तो इसे अपनी कुर्बत बकशते हुए भी कभी आज तक इसके कान में प्यार भरी सरगोशी तक ना की थी। वह हमेशा उसके कान में गर्राता और फनकारता रहता था। शायद उसका बुखार इसके दिमाग को चढ़ चुका था। अजल शाह ने कपकपाते हुए सोचा था। इसके भीगे कपकपाहट होठ को देखते काजिम शाह इन्हें अपने दांतों में कुचलता हुआ इसके ऊपर से उठा था। वो बुखार में भी महसूस कर चुका था। वो कुछ देर पहले मदहोश हुआ था और उसे अपनी ये मदहोशी इतनी बुरी लगी थी, उसका बस नहीं था वो खुद को या खुद के नीचे दबे इस छोटे से वजूद को जला कर राख कर दे।
वो भी जानता था वो अब जब भी इसे अपनी कुर्बत बख्शेगा तो नरमी किसी सूरत नहीं दिखाएगा। काजिम शाह का गुस्सा इन दिनों में इसके कंट्रोल में नहीं था। इसका गुस्सा इंतहा को छू रहा था। वो इसे जिस्मानी तौर पर हर्ट करने की बजाय मेंटली हर्ट करना चाहता था। जो इससे जितना होता वो हर सूरत करता था। तुमसे टेस्टी होठ तो उसके थे। काजिम शाह ने जानबूझकर उसे सिलकाया था। मज़ा नहीं आता तुम्हें किस करने का, लेकिन फिर भी इन टेस्टलेस होठों को ज़ख्मी करने के लिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। काजिम शाह कंधे उचकाता व इस्तेहाज़े अंदाज में बोला था। इसके अल्फाजों पर अज़ल शाह का चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ा था। इसने आखिर किस लड़की के होठों को टेस्टी कहा था? आखिर कौन थी वो? अज़ल शाह ने सिलकते हुए सोचा था। काजिम शाह की बात पर जहाँ इसे सिपकी का एहसास हुआ था, वहीं पर उसका गुस्से से बुरा हाल भी हुआ था। वो काजिम शाह को जवाब देने की बजाय शदीद गुस्से से आंसू बहाती अपना चेहरा तकिए में छुपा चुकी थी। इसके करवट बदलने पर इसकी सफ़ेद शफाफ कमर को काजिम शाह के सामने थी। इसकी कमर पर चमकते सियाह मोटे तिल को देखते हुए काजिम शाह ने अपना निचला लब दांतों तले कुचला था। इस तिल से आज भी शदीद रकावत महसूस हुई थी, तो झुक के इस पर जोर से अपने दांत गाड़ते अज़ल शाह को उछलने पर मजबूर किया था। अज़ल शाह भूल चुकी थी इसकी जिप कुछ देर पहले काजिम शाह ने खिसकाई थी। अगर इसे याद होता तो वो इसकी मौजूदगी में तो क्या, गैर मौजूदगी में भी शायद करवट न बदलती। काजिम शाह के दांतों की गिरफ्त अपनी कमर के तिल पर बढ़ते देखकर अज़ल शाह ने सिसकी भरते हुए बेडशीट को अपनी हाथ की मुट्ठियों में दबोचा था। उठो यहाँ से और सोफे पे जाके लेटो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा अज़ल शाह, तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। नफ़रत है मुझे तुमसे, ये बात कभी भी अपने दिल दिमाग से निकलने मत देना अज़ल हारून शाह। इसकी सिसकियों पर काजिम शाह इसके तिल को सुर्ख करते हुए अपने दांत हटा कर गुस्से से धाड़ा था। इसकी धाड़ पर अज़ल शाह उसे नम निगाहों से देखती तेज़ी से बेड से उठी थी। हाथ पीछे ले जाकर अपनी कमर की जिप बंद करते हुए वो तेज़ी से सोफे की तरफ बढ़ चुकी थी। रिमोट से कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए काजिम शाह फिर से औंधे मुँह बेड पर गिरता अपने सिलकते दिमाग को रिलैक्स करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जो कि शायद आज रात भी नामुमकिन था। इसे दाजी की फिक्रमंदी पे प्यार नहीं बल्कि गुस्सा आया था। इसके सबसे प्यार करने वाले दाजी को इसका ख्याल इतने दिनों बाद आया था। जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? जब मर जाता फिर शरीक होते मेरे जनाजे पर। काजिम शाह ख्यालों में अपने दाजी से मुखातिब हो ताज़ियत से अपनी आंखें मूंद चुका था। रात हो चुकी थी और महराल शाह इन 48 घंटों में सो करके और थक चुकी थी। इसीलिए वो अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। अपने बिस्तर से उठती अपने उलझे बालों को कान के पीछे करते हुए इसने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अपने कमरे का हशर देखते हुए वो सपाट अंदाज से अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी से वाइट स्किनी जीन्स के साथ रेड स्टाइलिश टॉप निकालती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। गर्म पानी से अच्छी तरह से शावर लेने के बाद वो वेस्टर्न लिबास जेब तन कर दी वॉशरूम से निकली थी। ड्रेसिंग मिरर से अपना फ़ोन उठाते हुए इसने अपनी दोस्तों को ग्रुप मैसेज करते हुए अपना फ़ोन टेबल पर पटका था। गीले बालों को ड्रायर्स के साथ सुखाने के बाद वो अपने बॉब कट सुनहरी स्ट्रेट बालों में ब्रश करते इसने अपने कटावदार याकुती लबों को सुर्ख लिपस्टिक से रंगा था। पैरों में सुर्ख हाई हील्स, जबकि हाथों में खूबसूरत सा स्टाइलिश बैग था। में वो अपने आईफोन को कान से लगाती अपने कमरे से निकली थी। आहन शाह रात के 10 बजे अपने कमरे में दाखिल हुआ। ज़ोहरा मॉम से इसे मालूम हो चुका था इसकी बीवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसे जितनी दफ़ा खाना भेजा गया हलीमा उसी तरह वापस ले आई थी। वो अपनी ज़िद की इतनी पक्की थी कि उसने एक निवाला नहीं तोड़ा था, जरताज अम्मा के कहने पर भी नहीं। आहन शाह ये सुनने के बाद अपने भूरे बालों में हाथ फेरता परेशानी से कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही नज़र सामने उसकी अलमारी साफ़ करती हुई अपनी पठानी पर पड़ी थी, जो अपने वजूद पर इसकी काली वही इजरक लिए सलीके से उसकी तहस नहस की गई वार्डरोब साफ़ कर रही थी। ना जाने उसे इसकी ये इजरत कितनी पसंद आ चुकी थी, जो वो इसे उतारना नहीं चाह रही थी। आहन शाह तासिफ से मुस्कुरा कर सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। इसके यूं गुस्से से बेड से उठाने पर वो सोफे पे जाके बैठ चुकी थी। इसे सोफे पर नींद तो आनी से रही, इसीलिए वो अपने घुटनों पर सर रखती उदासी से कमरे की खिड़की की तरफ देख रही थी, जहाँ से चांद की हल्की सी रोशनी इनके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। तुमसे टेस्टी होठ तो उसके थे, मज़ा नहीं आता तुम्हें किस करने का, लेकिन फिर भी इन टेस्टलेस होठों को ज़ख्मी करने के लिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। काजिम शाह के कुछ देर पहले बोले गए अल्फाज वो किसी सूरत भूल नहीं पा रही थी। वह अभी यही सोच रही थी जब इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया था, जैसे किसी बच्चे ने खटखटाया हो।
अफजल शाह पहचानती थी दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है। वो अपनी आरज़ू से आंसू रगड़ के साफ करती दबे पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही नजरें नीचे ज़मीन पर बैठी अपनी कैटी पर पड़ी थी, जो अपनी दुम हिलाती हुई मासूमियत से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। अफजल शाह ने झुककर अपनी कैटी को बाजू में उठाया था और फिर वो इसके कमरे में रुकी नहीं थी, बल्कि दरवाज़ा धीरे से बंद करके वो अपनी कैटी को लिए नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। वो अपनी मौजूदगी में उसे मज़ीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। इसके यूं कमरे से जाने पर काजिम शाह ने अपनी बाहों से तकिया आज़ाद करते हुए ज़ोर से नीचे ज़मीन पर फेंका था। वो अगर इससे अपने करीब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो इसके कमरे से जाने वाली हरकत भी उसे बहुत बुरी तरह सिलका चुकी थी। और इस पर तसाद इसका बिल्ली को यूं अपनी बाहों में उठाना और इस बदमाश बिल्ली का इसकी बीवी के चेहरे के साथ अपना चेहरा रगड़ना याद करते हुए काजिम शाह ने बेहद जब से अपनी लहू रंग गोल्डन आंखें मीच के खोली थी। जेरी, जाती है तो जाए, अच्छा है, मेरी इसके रोने धोने से जान छुटी है। काजिम लापरवाही से बोलता खुद पर चेहरे तक कंबल ले चुका था। ये जानते बूझते भी कि अब वो कुछ भी कर ले उसे नींद नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आहन शाह ने इसके पीछे खड़े होते इसके कान के पास झुककर गंभीर आवाज़ में सलाम किया था। छोटी सी दिल की गुलाली अचानक से किसी मर्द की आवाज़ अपने कानों में सुनती अपने दिल पर हाथ रख कर चीखती हुई मुड़ी थी। वो अपने काम में मसरूफ़ इसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दे पाई थी, लेकिन अब अपने सामने आहन शाह को देखते हुए इसने गहरी सांस भरी थी। डर गया मेरा डकैत बच्चा? आहन शाह ने उसके तासिरात देखकर इसे अपनी सीने से लगाते हुए इस्तफसार किया था। गुलाली ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम इतना डरती क्यों हो? मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता बेबी। इसे खामोश देखते हुए आहन शाह समझा वो डर चुकी है, इसीलिए उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसे रिलैक्स किया। गुलाली हुनूस चुप रही। सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं है? आहन शाह ने उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए उसके आंखें दिखाते हुए दरियाफ्त किया था। गुलाली एक नज़र उसकी तरफ देखकर अपनी निगाहें फेर चुकी थी। इसका निगाहें फेरना आहन शाह के दिल में आग लगा चुका था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं? आहन शाह का लहजा अब कुछ सख्त हुआ था। खा लिया था। चाय लाऊं आपके लिए? इसके सख्त लहजे पर इसे ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ा। मॉम तो बता रही थी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आहन शाह इसके झूठ बोलने पर इसका बाजू थाम कर इसे खुद के करीब खींचता मध्यम लहजे में बोला, क्योंकि इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में वो नमी महसूस कर चुका था। अलमारी ठीक करनी है मुझे। वो अपना बाजू इसकी हाथ की गिरफ्त से छुड़वाने की तगदो करती मासूमियत से बात बदल चुकी थी। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें ठीक करना है। मुँह क्यों फुला हुआ है? आहन शाह इसे अपने गले से लगाता इसके कान की लो को दांतों में दबा के पूछता। इसे प्यार से डपट रहा था। इसके अंदाज पर गुलाली के चेहरे सुर्ख पड़े थे। इसके हाथ इसकी चादर के नीचे से इसके वजूद की नास की महसूस कर रहे थे। अपने वजूद पर इसके हाथों की गर्दिश महसूस करते हुए वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ी थी। जवाब दो। जब तक मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी पठानी को मुझसे क्या मसला पेश आया हुआ है? आहन शाह इसकी गर्दन पर झुककर नरमी से अपने दांत गाड़ता इफ्तिसार कर रहा था। आपने बोला था आप नीचे मेरे साथ बैठकर नाश्ता करेंगे, लेकिन आप चले गए। वो सू करते हुए बोल रही थी। इसे अपनी गर्दन के गिर्द इसके मजबूत बाजू हटाने चाहे थे, लेकिन इसका मासूम सा शिकवा सुनते हुए आहन शाह अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत करता इसके होंठों को जोर से चुमता इसके माथे के साथ अपना माथा टिका चुका था। क्या मेरे जाने के बाद किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? आहन शाह हुनूस झुककर इसके माथे के साथ अपना माथा टकराते हुए सवाल कर रहा था, जिस पर गुलाली ने मासूमियत से ना में सर हिलाया था। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया? वो इसकी नाक के साथ अपनी नाक सहलाते दांत पीस कर पूछ रहा था, जिस पर गुलाली ने इसके एक ही सवाल से तंग आते हुए अपना चेहरा झुकाकर आंसू बहाने शुरू किए थे। वो खुद इसकी बात क्यों नहीं समझ रहा था कि इसमें इसकी गलती है। इसने इसी के जाने की वजह से खाना नहीं खाया था। अरे रोना तो बंद करो यार। अच्छा इधर देखो। अरे देखो तो। इसे हुनूस सर झुकाकर रोते देखकर आहन शाह लाड़ से उसका चेहरा उठा रहा था, लेकिन वो बार बार जिद्दी बच्चों की तरह अपना चेहरा नीचे करती सू कर रही थी। आहन शाह ने अपनी जिद्दी बीवी को देखते हुए एक ही जिस्त में इसके वजूद पर उड़ी गई अपनी इजरक उतारते हुए सोफे पर फेंकी थी। जानता जो था अब वो सेकंड से पहले शर्माते हुए इसकी तरफ देखेगी, और ऐसा ही हुआ था। वो इस अचानक आफताब पर दहकते गालों के साथ इसकी हरी आंखों में एक नज़र देखती अपनी नज़रें झुका चुकी थी। मेरा मूड ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं चाह के भी नाश्ता नहीं कर सका था। आइंदा से अपनी डकैत पठानी को छोड़कर नहीं खाऊंगा, पक्का। आहन शाह इसके आंसू अपनी पूरों से साफ करता इसकी कमर में हाथ डालकर ज़मीन से कुछ ऊपर उठाता इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जानता था वो इतनी जल्दी इसके साथ अटैच हो जाएगी।
मुझे डर लग रहा था नीचे सबके साथ, बस के सीने में छुपती उसे अपने दिल का हाल सुना रही थी। और मेरे साथ डर नहीं लगता? आहनशाह इसके चेहरे पर झुककर इसके गाल को अपने दांतों में दबाता शौक लहजे में इस्तसार कर रहा था। गुलाली ने इसके सवाल पर शर्माते हुए इसके सीने में मजीद घुसना चाहा। कुछ खाने चले? आहनशाह इसे बाकायदा बच्चों की तरह अपने बाजू में उठाता बेड की तरफ बढ़ते हुए इस्तफसार कर रहा था। कहाँ? गुलाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद फैलाते हुए इस्तफसार किया था। कहीं बाहर। आहनशाह इसके लबों पर नरमी से दांत गाड़ कर उसे अपने बेड पर लिटाते हुए इस पर झुका था। शर्म व हया के एहसास से इसकी जसारत पर गुलाली की पलकें लर्जी थी। बाजार? गुलाली ने नजरें झुकाते हुए तहज्जुद से पूछा। इसे दिलचस्पी हो रही थी, वो आखिर उसे कहाँ लेकर जाना चाहता था। जहाँ तुम कहोगी। आहनशाह इसके लहजे में हसरत महसूस करता प्यार से इसके गालों पर अपने लब रखते जवाबन गंभीर लहजे में बोला था। चादर लेने? वो मासूमियत और एक्साइटमेंट के मिले जुले तासिरात से पूछ रही थी। मेरी कितनी सारी इजरक है तो सही, क्या तुम्हें मेरी इजरक लेना पसंद नहीं? आहनशाह इसकी गर्दन पर अपनी नाक सहलाता बोझल गंभीर आवाज़ में बोला। गुलाली के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर कहाँ चलेंगे हम? वो उसकी कमीज़ के बटनों के साथ खेलती अभी भी एक्साइटेड से अंदाज में पूछ रही थी। मुझे पता चला है मेरी ज़िद्दी पठानी सुबह से मुंह लटका कर अपने कमरे में बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज डिनर करें, बाहर करें। आहनशाह इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां सहलाते हुए नरमी से इसकी छोटी सी सुर्ख पड़ती नाक पर लब रखते हुए बोला। ऐसे तो आपके कितने पैसे लग जाएंगे ना? मासूम सी गुलाली को अपने शौहर के पैसों की फिक्र हुई थी। आहनशाह ने बमुश्किल अपना कहका दबाया था। वाकई मैं तो लूट जाऊंगा। आहनशाह अपने निचले होठ का किनारा दांतों में दबाता इसकी तायद में बोला था। लेकिन आप तो इतने सारे पैसे कमाते हैं। गुलाली को शायद इसका जवाब पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो मुंह बनाकर बोली थी। बिल्कुल। आहनशाह फिर से इसकी तायद करता इसके माथे से अपनी उंगली ट्रेस करता इसकी नाक से लबों तक और फिर लबों को उंगली और अंगूठे से सहलाते वो अपनी उंगली तक ट्रेस कर रहा था। फिर आप इतने पैसे कहाँ लेकर जाएंगे? गुलाली ने तीखे चतुनों से पूछा, लहजे में वही मासूमियत। अपने बच्चों की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ, महंगाई बहुत हो गई है ना। आहनशाह अपना कहका दबाते हुए उसकी कमीज़ कंधों से खिसकाता वहाँ पर अपने दांत गाड़ते हुए बोला। वो ना जाने क्यों इसे इस तरह के जवाब दे रहा था। हाय अल्लाह शाहसाई, हम हवेली का खाना ही खा लेते हैं। वाकई महंगाई तो बहुत हो गई है, ऐसे हमारे बच्चे। और गुलाली मजीद बोलने के काबिल नहीं रही थी। अपने जुमले पर गौर करते हुए वो अपने लबों पर अपने दोनों हाथ रखती आहनशाह को देख रही थी, जो हंसता हुआ इसके पूरे चेहरे पर अपनी भूरी बियर्ड रगड़ रहा था। गुलाली शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरे लिए तो अभी तुम ही मेरा डकैत बच्चा हो, और मुझे लगता है मुझे तुम्हें पालते पालते ही 10 साल लग जाएंगे, फिर बच्चों का सोचा जा सकता है। आहनशाह इसके लबों से हाथ हटा के अपने लब इसके बेहद करीब रख कर बोलता, अपनी बात मुकम्मल करते इन्हें अपनी सब गिरफ्त में ले चुका था। उसकी बात पर गुलाली जो इसे मुंह फुला कर देख रही थी, इसकी यूँ अचानक शिद्दत भरी जसारत करने पर वो इसकी ब्राउन कमीज कॉलर पकड़कर अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। आहनशाह ने इसके लबों का शिद्दत भरा बूसा लेते हुए इन्हें आज़ादी बख्शी थी। चलो उठो, सुबह से भूखी बैठी हुई हो, अगर अब तुमने कुछ नहीं खाया ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आहनशाह इस पर से उठकर अपनी गोद में उठाता अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। वो जिस तरह से उसके लाड़ उठा रहा था, गुलाली को यकीन नहीं आ रहा था जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। जिस शख्स की से इतनी तमन्ना थी कि वो इसका हो चुका था। मुझे शर्म आती है बाहर। इसे अलमारी से अपने कपड़े निकालते देखकर गुलाली सर झुकाकर अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई बोली, तो तुम्हें शर्माने के अलावा और आता ही क्या है? आहनशाह ने हंसते हुए अलमारी से इसका ग्रे स्टाइलिश सा फ्रॉक निकाला था, जो पैरों तक था। गुलाली इसके कंधे पर अपना सर टिकाती इसकी खूबसूरत हंसी में खो चुकी थी। ये वही इंसान था जिसके चेहरे पर इसने कभी हंसी नहीं देखी थी, और वही शख्स इसके लाड़ उठाता हुआ हंस रहा था। क्या इससे खूबसूरत एहसास कोई और हो सकता था? गुलाली ने तशक्कुर से सोचा था। सफाई करनी, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, खाना पकाना, चाय बनाना, जूस बनाना, कॉफ़ी बनाना, कमरा साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब तो आता है मुझे। वो चालाकी से उसे अपनी उंगलियों पर गिनती अपने छोटे बड़े काम गिनवा रही थी, जिस पर आहनशाह बार बार सर को खम देता अलमारी को बंद करते हुए ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुका था। अरे काम गंवाना तो तुम भूल ही गई हो। उसके खामोश होने पर आहनशाह संजीदगी से सस्पेंस फैलाने वाले अंदाज में बोला था, जिस पर गुलाली ने तहज्जुद से अपनी आंखें फैलाते उसे जवाब तलब निगाहों से देखा था। मेरी तस्वीरें चोरी करना? आहनशाह कहका लगाते बोलता हुआ इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था।
गुलाली इसकी बात पर मुंह फुलाती हुई इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। इसकी छोटी छोटी गर्म सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए आहानशाह ने इसके बालों को नरमी से अपनी मुट्ठी में भरते इसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया। वो घूंट घूंट भर के इसके लबों का जाम पीता गुलाली को शर्माने लज्जाने पर मजबूर कर चुका था। आहानशाह यूं ही इसके लबों के साथ लिपटा इसे सोफे की तरफ बढ़ा था। इसके लबों का शिद्दत भरा बूसा लिए वो उसे सोफे पे बिठा चुका था। अभी गुलाली अपनी सांसें दुरुस्त करती जब वो ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑफ कर गया। कमरे में पूरा अंधेरा हो चुका था। डर व खौफ की वजह से गुलाली की सांसें सीने में अटकी थी। शाहसाई, कहाँ हैं आप? गुलाली ने सहमते हुए से पुकारा, जो शायद इसी के कमरे में बंद कर चुका था। मैं यहाँ हूँ मेरी ज़िद्दी पठानी। आहानशाह ना जाने कहाँ से टपकता इसकी धड़कनों के मुकाम पर शिद्दत से अपने लब रखता इन्हें सर पीठ दौड़ाते हुए गंभीर और बोझल आवाज़ में गोया हुआ। गुलाली की ज़बान तालों से चिपक चुकी थी। इसकी जसारत पर वो सर तपाव सुर्ख पड़ चुकी थी। इसके हाथ अपनी कमीज़ की डोरियों में महसूस करते हुए इसकी जान हवा हुई थी। रिलैक्स, सिर्फ चेंज करवा रहा हूँ, और कौन सा पहली दफ़ा करवा रहा हूँ। इसके कपकपाते बदन को महसूस करते हुए आहानशाह इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बिठाता इसके कान की लो और दांतों में दबाता अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोला था, नहीं मैं कर लूँगी। वो बौखलाती हुई तेज़ी से बोली थी, अरे बोला ना, मैं करा दूँगा। वो शरारत से उसके लबों पर अपनी घनी भूरी मूछें रगड़ के खुमार आलूद आवाज़ में बोलता उसकी कमीज़ इसके तन से जुदा कर चुका था। गुलाली ने तेज़ी से उसकी ब्राउन कमीज़ को सीने से अपनी मुट्ठियों में पकड़ा था। वो शर्म व हया से अपनी आंखें ज़ोर से मीच चुकी थी। आहानशाह अपने जवान जज्बात पर काबू पाता चंद ही मिनटों में इसका लिबास तब्दील करवा चुका था। इसे गोद में उठाकर सोफे से उठाता हुआ वो लाइट ऑन करते हुए अब इसकी तरफ देख रहा था, जो बिना मेकअप के ही सुर्ख लाल पड़ी थी। नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इसे ग्रे फ्रॉक में इसका सरापा दमकता हुआ आहानशाह का दिल बुरी तरह से धड़का चुका था, और इस पर तसास गुलाली फिर से खुद में छुप जाना इसकी जान और आज़ाब में डाल रहा था। लेकिन फ़िलहाल इसकी बीवी भूखी थी। इसे अपनी बीवी को कुछ खिलाना था, बाकी की बाद में देखी जाएगी। आहानशाह अपने भूरे बालों में हाथ फेर कर सोचता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। ड्रेसिंग टेबल तक आते ही वो इसे छोटी सी कुर्सी पर बिठा चुका था। वह हुनूस इसी तरह से नज़रें झुकाए शर्माए जा रही थी जैसे वो अभी इसके साथ अपनी गोल्डन रात मनाने के लिए आया हो या मनाने वाला हो। आहानशाह ने अपनी शर्मीली पठानी को देखते हुए तासिफ से सर हिलाया था। हेयर ब्रश पकड़कर इसके भूरे सिल्की बालों में ब्रश करता वो मुसलसल उसी की तरफ देख रहा था। तुम्हारा और मेरे बालों का रंग एक जैसा है। आहानशाह झुककर इसके बालों को खुशबू खुद के अंदर उतारता बात का आगाज़ कर रहा था, जिस पर गुलाली शर्मा कर हाँ में सर हिलाती फिर से अपनी उंगलियां मरोड़ती इन्हें सुर्ख कर रही थी। शर्मा तो ऐसी रही हो जैसे बिना कुछ कहे डॉक्टर से गुड न्यूज़ मिल गई हो। आहानशाह झुककर कुछ आगे की तरफ होता हुआ इसके नीचे लब पर नरमी से दांत गाड़ता बेहद बेबाकी से गोया हुआ था। इसे आंख विंक कर चुका था। गुलाली की धड़कनें सर पीठ दौड़ी थी। वो मजीद सुर्ख पड़ती रूहान सी होती नजरें झुका चुकी थी। आहानशाह ने हौले से हंसते हुए इसके माथे को प्यार से चूमा था। इसके बालों को खुला छोड़े वो इसके कान में छोटे से डायमंड के टॉप्स पहना रहा था। देखो अच्छे हैं ना। आहानशाह की मतवज्जा अपनी नए लाए गए टॉप्स की तरफ करवा रहा था, जिन्हें वह आज ही इसके लिए खरीद के लाया था। गुलाली ने बेसाख्ता शीशे की तरफ नजरें उठाते हुए अपना और आहानशाह का अक्स देखा था। अपने कानों में खूबसूरती से चमकते हुए टॉप्स को देखते हुए इसकी आंखें नम हुई थी। मेरे लिए लाए हैं आप अपने पैसों से? वो इमोशनल होती फिर से सू सू करती बेहद मासूमियत से बोली थी। अरे नहीं, मैं तो उधार लाया था, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। इतने पैसे थोड़ी खर्च कर सकता हूँ मैं। आहानशाह उसकी बात पर दांत कचकचाते हुए गोया हुआ था। क्या मतलब है, आप दुकान वाले को वापस कर देंगे? गुलाली को कुछ गुस्सा आया। इसका शौहर पहली दफ़ा इसके लिए कोई तोहफा लाया था और वो भी उधार। पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो तुम्हें मेरे पैसों की फिक्र है या अपने तोहफे की। बाकी की बाद में देखी जाएगी। आहानशाह अपना सर इसके सर के साथ हौले से टकरा के बोलता अलमारी से अपनी ग्रे इजरक निकाल रहा था। इस तक आते हुए वह अब इसके वजूद पर अपनी सर पर अपनी इजरक ओढ़ रहा था। गुलाली जो अपने तोहफे और आहानशाह के पैसों में से एक चीज़ डिसाइड कर रही थी, इसे खुद पर चादर देते देखकर वो नम आंखों से मुस्कुराई और इसकी तरफ देख रही थी। आहानशाह को अपना और उसका अक्स इस वक्त शीशे में इतना प्यारा लगा, वो बेसाख्ता अपना आईफोन निकालते हुए इसकी और अपनी मिरर सेल्फी ले गया।
आहान अब एकदम से उसे कुर्सी से उठाकर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के नज़दीक करता उसके लबों पर अपने लब रखता हुआ मजीद एक सेल्फी ले चुका था। गुलाली कतई नहीं जानती थी वो सेल्फी ले रहा है। वो तो हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी, वो जो कब से यूं ही बार बार इसके लबों के साथ लिपट रहा था। इसके लबों पर शिद्दत भरा बूसा देते हुए आहन शाह ने उसे शरारत से ये दोनों तस्वीर दिखाई जो इसने अभी अभी ली थी। अस्तगफार, ये तस्वीर आपने किस तरह ली शाह साई? वो मुंह खोलते हुए हक्का बक्का सी पूछ रही थी। ये मेरी ट्रिक है ताकि तुम हमारी पर्सनल तस्वीर चोरी करके इन्हें छुपा ना दो। आहन शाह उसे सताता हुआ अपनी खूबसूरत पठानी के नैन वो नक्श अपनी आंखों से चूम रहा था, जबकि इसके मुंह से इस्तगफार सुनता वो खुद पर से काबू खोते हुए एक बार फिर से इसके याकुती कटावदार लब चूम गया। गुलाली इसकी बात पर तसाद इसकी जसारत पर फिर से किसी बच्चे की तरह इसके सीने में घुस चुकी थी। वो जब से आया था इसे यूं ही शर्माने पर मजबूर कर रहा था। गुलाली को अब तक समझ नहीं आई थी इसने शीशे के अंदर से इसकी और अपनी तस्वीर किस तरह ली थी। वो अपने नन्हे से दिमाग से कब से यही समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आहन शाह इसके तासिरात से ही इसकी परेशानी की वजह जानता अपनी हंसी बमुश्किल दबा रहा था। अच्छा, अपना चेहरा अच्छे से ढको, हम चल रहे हैं। आहन शाह ने एक नज़र वक्त पर देखते हुए इसे जल्दी से हुक्म दिया था, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से भूखी थी, लेकिन इसे तो जैसे अपने भूखे होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शायद उसे भूखा रह रहकर प्रैक्टिस हो चुकी थी। वो पहले भी खाने में तो यूं ही नागे किया करती थी। आहन शाह ने अंदाज़ा लगाते हुए इसकी तरफ देखा था, जो उसके कहे के मुताबिक कुछ ही सेकंड में अपना चेहरा ढक चुकी थी। मैं नहीं चाहता मेरी खूबसूरत पठानी को मेरे अलावा कोई देखे। आहन शाह पॉजिटिव अंदाज में बोलता उसे बाजू के घेरे में लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। गुलाली उसकी बात पर फिर से गुलाबियां बिखेरती अपनी नज़रें झुकाए झिझक कर उसके हिसार में चल रही थी। इसे शाह बीबी से डर व खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन सच शुक्र इस वक्त सब अपने अपने कमरों में थे। गुलाली अब कुछ रिलैक्स होती गहरी सांस भरी थी। कुछ ही देर में वो पोर्च में थे। आहन शाह इसे गाड़ी की फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। अर्जम शाह जो अभी इसी वक्त हवेली में दाखिल हुआ था, आहन शाह को अपनी बीवी के लिए दरवाज़ा बंद करते देखकर वो दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो झुकाता हुआ अपनी गाड़ी से निकला था। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये उसी के लाला है, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है। इसके ड्राइविंग सीट की तरफ आने पर अर्जम शाह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता अपने हाथ से आहन शाह की तरफ सर से पैर तक इशारा करता अफसोस से सर हिलाए अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रहा था। इसे नौटंकियाँ करते देखकर आहन शाह ने अपने आईब्रो झुकाया था। मेरी इतनी सी हसरतें, गले लग जा ना जा। अर्जम शाह यूं दो बोल बोलता अचानक से उसके गले लगा। आहन शाह ने इस अचानक आफताब पर उसे घूर कर देखा, जिसकी बेगरती अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फ़ों में जन्नत है। अर्जम शाह इसके भूरे बालों में अपना चेहरा छुपाता बेहद रोमांटिक और गंभीर आवाज़ में गोया हुआ। आहन शाह ने अपने निचले लब का किनारा दांतों में दबाते हुए इसे खुद से दूर धकेला था। मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। अर्जम शाह फिर से ये बोल बोलता हुआ इसके साथ लिपटा था। आहन शाह जानता था वो इसे चिढ़ा रहा है। खैरियत है, कौन सा नशा करके आया है? आहन शाह दांत किचकिचाते हुए बोला था। नशा तो नहीं किया, लेकिन आपको देखते ही कलक किस्म की मदोशी मेरे सर पर सवार होती है जाना। मैं बड़ा होकर आपसे भी बड़ा जन मुरीद बनूंगा इंशाअल्लाह। अर्जम शाह जिसने पहला जुमला इतनी तमीज़ से रोमांटिक अंदाज में बोला था और आखिरी जुमला बेबाकी से कहका लगा कर बोलता तेज़ी से अंदर की तरफ भागा था, कोई बैद नहीं था वो इसे यहीं पर धुनकना शुरू कर दे। कमीने, ब्लडी बास्टर। आहन शाह चिढ़ते हुए इसे गालियां बक रहा था, जो 2 मिनट में इसके साथ प्यार जताकर उसे आग लगा के ये जा वो जा हुआ था। मेराल शाह इस वक्त अपना ध्यान हटाने के लिए बार आ चुकी थी, जहाँ वो पहले भी अपने दोस्तों के साथ आती जाती रहती थी। इसके काफ़ी दोस्तें मुख्तलिफ लड़कों की बाहों में बाहें डाले डांस कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी लड़कों की ऑफ़र को रिजेक्ट करती हुई सॉफ्ट ड्रिंक अपने लबों से लगाते अपने साथ बैठी कुछ दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ अपनी उदासी ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो कि उसे एक नामुमकिन काम लग रहा था। वो ना जाने किस सोच में मसरूफ़ थी जब गलती से सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास इसके हाथ से फिसलता हुआ इसके लिबास पर गिरा। इसकी सुर्ख टॉप जो बमुश्किल उसके पेट को ढांप रही थी, वो सॉफ्ट ड्रिंक से अच्छी खासी गंदी हो चुकी थी और इस पर तसाद सॉफ्ट ड्रिंक से उसकी थाई और घुटने पर गिरते उसकी सफ़ेद पैंट भी अच्छी खासी दागदार कर चुकी थी। ओ शिट मैन। मेराल शाह अपने दागदार कपड़ों के देखती तेज़ी से अपनी कुर्सी से खड़ी होती अफसोस से गर्राती
अब इसकी दोस्तों ने इसे कूल करने की कोशिश की थी, जो अपनी गलती पर खुद ही गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आता था। अभी भी अपने नए ब्रांडेड लिबास का हश्र देखते हुए वह गुस्से से पागल होती वॉशरूम साइड पर बड़ी थी। इस सारे का नाम बताऊं जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया था? मेजर खान इसकी गर्दन दबोचकर इसका सर अपनी पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारता गर्राया, लेकिन वो शख्स इसे अपने बॉस का नाम बताने की बजाय तरीके से अपने गले में धागे से बंधी जहर की डिब्बी निकाल कर मुंह को लगा चुका था। ये सब एक पल में किया था। तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। मैं तुम्हारी लाश का बुरा हाल करूंगा। आंखें खोलो अपनी, डैमिट। उसकी बंद होती आंखों को देखते हुए मेजर खान अपनी पूरी कुव्वत से कर्राया था। इसे कितनी मुश्किल से बॉस को कोई खास बंदा मिला था, लेकिन वो इसके हाथों में अपनी जान दे चुका था। मेजर खान का बस नहीं था वो खुद को कुछ कर डाले। वह भी इसकी लाश पर अपने मुख के ठट्टे बरसाता इस पर अपनी साइलेंसर लगी गन से फायर कर रहा था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। यस, मेजर खान स्पीकिंग। मेजर खान अपनी गुस्सेली आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए इतना सा जुमला बोलकर अभी मुड़ा ही था जब अपने सामने रेड टॉप और वाइट पैंट में मलबूस लड़की को शौक सूरत हाल में खड़ा देखते वो स्टिल हुआ था। वो लड़की वहाँ से भागने ही वाली थी जब मेजर खान ने अपना फ़ोन बंद करते हुए तेज़ी से उसका बाजू दबोचते हुए इसे वॉशरूम के दरवाजे के साथ लगाया था। उस लड़की का सफ़ेद पड़ता चेहरा ये राज आया कर रहा था, वो ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख चुकी है। छोड़ो मुझे। वो मेराल शाह जो बड़े बड़ों की बोलती बंद करवा देती थी, इस वहशी इंसान की सख्त गिरफ्त अपने बाजू पर महसूस करती वो लड़खड़ाती ज़बान से बोली थी, कितना कुछ देख चुकी हो तुम यहाँ पे, और कब से खड़ी हो तुम यहाँ? मेजर खान इसकी भूरी आंखों में झांकता अपनी पूरी कुव्वत से उसके कान के पास गर्राया था। वो जल्दी में वॉशरूम को लॉक लगाना भूल चुका था। गलती इसकी अपनी थी, लेकिन ना जाने इसे गुस्सा सामने खड़ी सिन्फ नाजुक पर क्यों आ रहा था। तो तुम फौजियों का नाम इस्तेमाल करके यहाँ बंदे मारते फिर रहे हो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ सबको तुम्हारी करतूत बताऊंगी। मिराल शाह उसके हाथ में गन को देखती, कभी मेजर खान के खूबसूरत चेहरे को देखती। बज़ाहिर तो हिम्मत करके बोल रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल लज़र रहा था। अगर इस नकली मेजर ने इसे भी गोली से उड़ा दिया तो फिर? वो इसका कुछ भी देर पहले फ़ोन पर अपना तारुफ करवाना सुन चुकी थी, लेकिन इसे इसके तारुफ पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं आया। वो कहाँ से मेजर लग रहा था? मेजर तो कोई फ़ौजी ही हो सकता है, और फ़ौजी तो आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे, लेकिन वो इस वक्त किसी फ़ौजी की बजाय माफिया का बंदा लग रहा था। वो इस वक्त ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट और ऊपर ही ब्लैक की जैकेट पहने, पैरों में ब्लैक भारी बूट, जबकि सर पर ब्लैक की कैप पहने अपने आंखों तक किए हुए था। इसे देखते हुए मिराल शाह का दिल खौफ से लजर रहा था। इसे लग रहा था वो इसे कत्ल कर देने के जुर्म में उसकी आंखें निकाल देगा या उसे जिंदा ज़मीन में दफन कर देगा, जिसे इसने माफिया मूवीज़ में देखा था। इसकी बात सुनते हुए मेजर खान का दिमाग भग से उड़ा था। इसे क्या ज़रूरत थी फौजियों का झूठा नाम इस्तेमाल करने की? अगर तुमने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकाला तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। मेजर खान उसकी धमकी पर उसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते हुए लहू रंग आंखों से धाड़ा था। मिराल शाह ने अपना सारा डर व खौफ दूर करते हुए शदीद गुस्से से उसके सफ़ेद हाथ पर अपने तेज़ दांत गाड़े थे, और आखिर कब तक इसकी गुंडागर्दी पर अपना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती थी। मेजर खान अपने हाथ से इसका जबड़ा आज़ाद कराता तहीर से कर्राया। इसे इस लड़की सी ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बेटा, जब इतनी सी थी ना मैं, तब मैंने एक दिन में 60 कत्ल किए थे चूंटियों के। तो तुम क्या समझे मैं तुम जैसे नकली मेजर से डर जाऊंगी? मेराल शाह अपने हाथों और अपने घुटनों के नीचे सिर्फ इशारा करके उसे अपने छोटे होने का साइज बताती एटीट्यूड से धाड़ी थी। मेजर खान तो इसकी भड़के सुनता हुआ आईब्रो झुकाते हुए इसे दांत देने वाले अंदाज में दिख रहा था। इतने बंदे तो मेजर खान ने अपनी पूरी 28 साल जिंदगी में बमुश्किल मारे होंगे जितनी ये लड़की हवाएं छोड़ रही थी। वो जैसे इसके तासीरात से ही इसे अंदर तक परख चुका था। इसके मुंह से खुद के लिए नकली मेजर सुनते हुए मेजर खान ने अपने अनाबी लब भींचते हुए गुस्से से घुरा था। जब इतना सा था ना मैं, तब से फौज में भर्ती हो चुका था, इसीलिए अब अगर जो तुमने कुछ ऑल फुल बका तो यही गोली तुम्हारे दिमाग में मार दूंगा। और जानती हो फौजी गुस्से के कितने पागल होते हैं? मेजर खान उसके दिमाग पर अपनी बंदूक की नाल रखता इसी के अंदाज में बोला था, हटाओ इसे। बाबा जान, डैड। इसकी गन अपने माथे पर देखती मिराल शाह अपनी भूरी आंखों में या मोटे मोटे आंसू लिए अपने बाप को आवाज़ें लगा रही थी जिनका यहाँ नाम और निशान नहीं था। इसके यूँ बाप को आवाज़ें लगाने पर मेजर खान इस तहाज़िया अंदाज में हंस मुस्कुराया था। पापा की बरी,
ही इज़ हियर। मेजर खान इसकी डैड डैड की गर्दान सुनता इस्तहाज़े अंदाज में हंसते हुए बोला था, जिस पर महराल शाह ने उसे जहर उगलती निगाहों से देखा था, लेकिन आंखों में हुनूस आंसू थे। मेरे मामू सियासत में है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने मुझे एक खरोच भी दी तो। महराल शाह अपनी उंगली उठाकर उसे बच्चों की तरह धमकी दे रही थी। इसके बच्चों की तरह होठ लटकाने पर मेजर खान की नज़रों का मरकज इसके खूबसूरत भरे भरे होठ बने थे, जो इस वक्त सुर्ख लिपस्टिक में रंगे हुए थे। मेजर खान अगले ही पल अपनी नज़रों पर काबू पाता वैसे दूर हुआ था। एक डील करते हैं, ना तुम ये सब बाहर जाके किसी को बताओगी और ना ही मैं तुम्हें कोई खरोच दूंगा। प्रॉमिस करके डील डन करो। मेजर खान अपनी कैप ठीक करता, अपनी नज़रों का जाविया बदलते हुए अब अपने हाथ में पहनता ब्लैक ग्लोव्स ठीक करते हुए इसे अपनी डील बता रहा था। इस लड़की की बेहुदा वेस्टर्न ड्रेसिंग इसे एक आंख नहीं भाई थी। इसकी डील महराल शाह को कबूल हो लगी थी। इसे इसकी बला से पूरी दुनिया मर खप जाए, सिर्फ महराल शाह को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसे मेजर की तरफ देखते हुए अलग के सोचा था। ओके नकली मेजर, डील डन। महराल शाह ने अपनी तीखी नाक चढ़ाकर अपने बॉब कट बालों को एक अदा से झटकती हुई बोली थी। आंसू पल में गायब हुए थे। इसके मुंह से खुद के लिए नकली मेजर का लफ्ज सुनकर वो एक बार फिर से गुस्से से पागल हुआ था, लेकिन इस बार वो अपना गुस्सा दबा गया, क्योंकि इसे अभी और भी बहुत काम थे जिसके लिए उसका यहाँ से निकलना ज़रूरी था। प्रॉमिस। मेजर खान ने आइब्रो झुकाते हुए वादे पर जोर दिया था। प्रॉमिस। पागल जंगली पठान। महराल शाह दांत पीस कर बोली थी। वो इसके पठानी इंस्ट और इसके सुर्ख व सफ़ेद नकुश से पहचान चुकी थी। ये पठान है, लेकिन इसे सरेआम पागल जंगली पठान बोलकर वो इसकी गन से अपना कत्ल हरगिज़ नहीं करवाना चाहती थी। ओके मेकअप की दुकान, अब तुम जा सकती हो, मेजर खान ने बेहद जब से बोला था। इसके मुंह से खुद के लिए मेकअप की दुकान सुनते हुए महराल शाह की आंखें हैरत से फैली थी। वह अभी इसे अच्छी खासी सुनाने ही वाली थी जब मेजर खान ने इसका बाजू पकड़कर उसे वॉशरूम से बाहर की तरफ हो के धक्का देते दरवाज़ा जोर से बंद किया था। महराल शाह मुंह खोले वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी। ये सन की नकली मेजर इसकी समझ से बाहर थी। ये ही वॉशरूम का मेन दरवाज़ा था जो वो लॉक कर चुका था। अब वो कहाँ जाके अपना दागदार लिबास वॉश करे। मेजर खान ने तेजी से उस बंदी की लाश वॉशरूम में छुपाते हुए वहां से अपना हर सबूत मिटाया था, और फिर वो जिस तरह से यहाँ दाखिल हुआ था बिल्कुल उसी तरह से शान से चलता हुआ वॉशरूम के बैक डोर से तेजी से निकल चुका था। उसका रुख अब बार से बाहर की तरफ था, क्योंकि बार में आज के लिए जितना काम था वो कर चुका था। इस मिशन में मेजर खान के साथ कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं था। आहान शाह उसी लिए इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट में आया था, जिसे देखते ही गुलाली की आंखों में तहीर सी फैली थी। इसने इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो लोगों से घबराती हुई इसका हाथ ज़ोर से थाम चुकी थी। आहान शाह ने इसके यूं हाथ थामने पर इसे अपने बाजू के हल्के में लिया था और इसीलिए कोने वाली टेबल पर आया था। वो होटल मैनेजर ने उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए एक रोमांटिक सा टेबल दिखाया था जो होटल के बिल्कुल दरमियान में था, लेकिन आहान शाह इसे रद्द करते हुए अपनी बीवी को लेके कोने में बैठा था ताकि किसी की नज़र इसकी बीवी पे ना पड़ सके और वो सुकून से खाना भी खा ले। अगर वो दरमियानी वाली टेबल बुक कर लेता तो इसकी बीवी बहुत से लोगों की नज़रों का मरकज़ बन सकती थी। गुलाली तमाम लोगों से पीठ किए बैठी हुई थी। आहान शाह एक ही दफ़ा खाना ऑर्डर कर चुका था। वेटर के खाना लाने के बाद इसने उसे सख्ती से मना किया था। वो जब तक उसे नहीं बुलाएगा वो यहाँ नहीं आए। वो कुछ देर के लिए प्राइवेसी चाहता था, जिस पर वेटर तो बिना झिझके जा चुका था, लेकिन गुलाली उसकी बात पर अच्छी खासी सुर्ख पड़ी थी। आहान शाह ने सारा खाना खुद ही ऑर्डर किया था, क्योंकि वो जानता था इसकी बीवी के लिए ये जान जोखों वाला काम था। खाना खाओ। इसे खाने को सिर्फ देखते हुए और कांटे और छुरी से कबाब खाता आहान शाह चौंक कर बोला था। वो सिर्फ मासूमियत से कभी खाने को तो कभी आहान शाह को देख रही थी। कैसे? गुलाली ने मासूमियत से सवाल किया, क्योंकि सामने पड़ी हर डिश तकरीबन छुरी और कांटे से खाई जानी थी और उसे तो छुरी और कांटा एक साथ पकड़ कर खाना ही नहीं आता था, तो वो भला कैसे खाए? बेबी, पब्लिक प्लेस में ऐसी बातें नहीं करो, वरना तुम्हारे होठों पर अपने होठ रख कर बताऊंगा कि कैसे खाते हैं। आहान शाह इसके नज़दीक होते हुए इसके कान में बेबाकी से बोला। गुलाली ने रूहान से होते हुए इसकी तरफ देखा था, जो हर वक्त अपनी बेबाक बातों से उसे सुर्ख करता रहता था। उसके चेहरे पर कोस कज़ा के इन खूबसूरत रंगों को देखते हुए आहान शाह ने बमुश्किल अपने लबों को कंट्रोल किया था। मेरा मतलब है, मैं कैसे खाऊं? मुझे तो ये छुरी और कांटे जैसी बला एक साथ पकड़कर यूं खाना नहीं आता जैसे आप खाए जा रहे हैं। वह मध्यम आवाज़ में मासूमियत से आंसू बहाते बोल रही थी। उसकी बात पर आहान शाह का खाना खाते हाथ रुका था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो अपनी बीवी की बात पर कहका लगाए या उसे बाहों में भरकर उसके खूबसूरत लब
चूम डाले, जिन्हें वो बार बार मरोड़ते हुए क्यूट तरीके से बोली थी, मेरा डकैत बच्चा, ये सब मुझे रोए बगैर भी बता सकता था। आहन शाह ने इसके आंसू अपनी पूरों से साफ करते हुए इसे प्यार से डपटा था, जो छोटी छोटी बातों पर रोने को तैयारी पकड़ लेती थी। मुझे भूख लग रही है, मैं कैसे? अभी गुलाली मजीद मनमनाती जब आहन शाह ने अपने हाथ में पकड़ा कांटा इसके लबों के पास करते उसे खाना का इशारा किया। गुलाली सुर्ख पड़ती यहाँ वहाँ देख कर तसल्ली करते उसके हाथ से निवाला ले चुकी थी। सच होकर आसपास कोई नहीं था। मुझे ये खाना है, लेकिन ये तो इतना बड़ा है, मेरे मुंह में कैसे आएगा? गुलाली जंगर बर्गर की तरफ इशारा करती बेहद मासूमियत से अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें टिपटिपा के बोली थी। वैसे बता रही थी उसे कबाब नहीं बल्कि बर्गर खाने में इंटरेस्ट है। आहन शाह इसकी बात पर अब की बार अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो झुककर उसकी आंखों को प्यार से चूमता खिलखिला कर हंसा। गुलाली एक बार फिर से उसकी खूबसूरत हंसी की तरफ मतवजा हुई, लेकिन फिर इसे लगा वो इसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो मुंह बनाकर बैठ गई। अरे अरे अच्छा सॉरी, इधर देखो। आहन शाह की हंसी को ब्रेक लगाता प्यार से उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला था। गुलाली नाक चढ़ाकर उसकी तरफ देखा था। आहन शाह ने बर्गर के छुरी से 4 पीस करते हुए प्लेट उसके सामने रखी थी। एक पीस उसके हाथ में पकड़ाते वो दूसरा पीस अपने हाथ में पकड़ता इसे खाने का इशारा कर रहा था। गुलाली अब जैसे कुछ रिलैक्स हुई और इसी की तरह बर्गर का एक पीस पकड़कर अपने लबों के करीब ला चुकी थी, लेकिन अभी भी बर्गर का पीस गुलाली के छोटे से मुंह से बहुत बड़ा था। वो फिर से सूसू करती ये पीस प्लेट में पटक चुकी थी। अब इसे हकीकतन रोना आ रहा था। इन सब मजीद चीज़ों को देखते हुए इसे इतनी भूख लग रही थी, लेकिन इसे खाना कुछ नहीं आ रहा था। हे बेबी, इसे सूसू करते देखकर आहन शाह ने परेशानी से उसके आंसू साफ करते ऊपर की तरफ कोई कैमरा तलाश करना चाहा, लेकिन यहाँ इस टेबल के इर्द गिर्द कोई कैमरा नहीं था। आहन शाह ने गुलाली का चेहरा उसकी चादर से ढकते हुए वेटर को बुलाया था। वेटर को बुलवा के इसने अपने चारों तरफ कर्टन स्टैंड लगवाए थे। कुछ ही मिनटों में इसका टेबल इर्द गिर्द से बिल्कुल छुप चुका था। वेटर जा चुका था और आहन शाह ने अपनी बीवी के वजूद से ये ग्रे शॉल सरकाते हुए इसे खुद के बेहद करीब करते अपनी चौड़ी चट्टानी सीने में भींचा था। गुलाली रोना भूलकर हैरानगी से इसकी तरफ देख रही थी, जो चंद मिनटों में माहौल और सूरत हाल बदल चुका था। ये देखो, कपल्स ऐसे खाते हैं। आहन शाह इसे खुद की तरफ मतवजा करके आईब्रो झुकाकर बोलता बर्गर की बाइट ले चुका था और गुलाली जो इसके लबों की तरफ मतवजा हुई थी उसे फिर से बर्गर खाती देख रही थी और अगले ही पल बुरी तरह से बौखलाई थी, क्योंकि आहन शाह तेजी से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेता अब इसे अपने तरीके से बर्गर खिला रहा था। अगर इसकी बीवी बर्गर ही खाना चाहती थी तो वो इसे अपने तरीके से खिला रहा था, बिना रुलाए। गुलाली ने छनपते हुए उससे दूर होना चाहा, लेकिन जब तक इसने अपने तरीके से पूरा बर्गर नहीं खिलाया था वो पीछे नहीं हटा था। गुलाली तो इस वक्त को पछता रही थी जब इसने इसे बर्गर खाने की फरमाइश की थी। इसे बर्गर खिलाने के चक्करों में वो अपनी बेताबी की वजह से इसके होठों का बुरा हश्र कर चुका था। वह इसे सांस लेने का मौका दिए बगैर उसे बर्गर खिलाते जा रहा था, जिस पर गुलाली रूहान सी होते अपने सर फिरे सैयदजादे को देख रही थी। फजर हो चुकी थी, लेकिन वह अभी तक कमरे में नहीं आई थी। कब से सिगरेट फूंकता हुआ वो काजिम शाह एक नज़र घड़ी को देखकर बेड से खड़ा हुआ था। बेड से खड़े होते ही उसे कमज़ोरी से महसूस हुई थी। वो सख्त बुखार में फनक रहा था, लेकिन वो बेहिस बना इस बुखार को इग्नोर करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। ठंडे पानी से शावर लिए वो येलो ट्रैक सूट में मलबूस ड्रेसिंग मिरर के सामने जाके खड़ा हुआ था। अपने बालों में ब्रश करता वो संजीदगी से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे हवेली में सुकून नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो सुकून की तलाश में सड़कों पर ख्वार होने के लिए निकल पड़ा था। प्लीज़ डोंट क्राई। क्या आपकी लव मैरिज थी? मराशा फिक्रमंदी से नरम लहजे में इफ्तिसार कर रही थी। वो इस वक्त अपनी किसी पेशेंट के रूम में खड़ी उसे चेक कर रही थी, जो पिछले पूरे हफ्ते से सदमे में थी और आज इसने बोलना शुरू किया था। वो कोई 32 साल ख्वातून थी जो आंखें खोलते ही चीखती चिल्लाती अपने शौहर को पुकार रही थी। नर्स ने जल्दी से मराशा को इन्फॉर्म किया तो मराशा जोरिशा के साथ छोटी मोटी बातें करती अपनी कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। नर्स के हड़बड़ाती आवाज़ पर वो जोरिशा को इमरजेंसी का बताती हुई जल्दी से वहां से निकली थी। मराशा ने आते ही काफ़ी मुश्किल से उस पेशेंट को रिलैक्स किया था। जोरिशा उसकी मजबूरी समझता वह सर को खम देता उसके कैबिन की तरफ बढ़ चुका था। उसे आज सुबह के वक्त कोई खास काम नहीं था, तो इसने सोचा क्यों ना थोड़ा वक्त हॉस्पिटल में अपनी मनोका के साथ गुजार के जा सके, लेकिन वक्त ने शायद इसका साथ नहीं दिया था।
वो फौजी थे और मुझे बचपन से ही फौजी बहुत पसंद थे। वो एक बार यूं ही हमारे इलाके में कोई हेड क्वार्टर तामीर करवाने की गर्ज से अपने चीफ के साथ आए थे। मैं अपनी यूनी से घर जा रही थी जब रास्ते में उन्हें अपनी गाड़ी से तेज़ी से उतरते हुए देखा। ना जाने क्यों मैं इस वक्त स्टिल हो गई। मैंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवा ली। मैं इनको तब तक देखती रही जब तक वो वहाँ खड़े हर चीज़ का जायज़ा लेते अपने साथियों से बात में मशगूल रहे। फिर यूँ इनका वहाँ बाकायदगी से आना जाना चलता रहा। कुछ ही दिनों में हमारी बात शुरू हो गई। मैंने इन्हें अपनी पसंद का बताया तो वो कुछ पल मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने खामोशी से बोला, तुम अब कभी मुझे यूं बीच राह में रुक कर नहीं देखोगी। इनके इस जुमले ने जैसे मेरी रूह खींच ली थी। मेरे पूरे वजूद से जान निकल गई थी। लेकिन इनके अगले अल्फाज ने मुझे जैसे नई जिंदगी बख्शी थी। वो ख़वातीन नम निगाह आंखों से बोलती मरहा शाह को अपनी कहानी सुना रही थी और वो काफ़ी एहतमाम से सुन रही थी। उन्होंने बोला, हमेशा तुम मुझे देखती हो, इस बार मेरी बारी। रिश्ता मैं लेकर आऊँगा, तुम सिर्फ हाँ कर देना। वो खातून नम आंखों से मुस्कुराई थी। हमारी शादी हो गई लेकिन 2 साल तक कोई औलाद न हुई। मेरे शौहर ने आज तक मुझसे औलाद का शिकवा न किया, हमेशा मुझे किसी फूल की तरह रखा। एक दिन वो छुट्टियों पर आए थे कि इन्हें अपने किसी मिशन के लिए फ़ोन आ गया। मेरा दिल घबराने लगा। मैं रोते हुए इन्हें जाने से रोक रही थी लेकिन वो मुझे रिलैक्स करते हुए मुझसे जल्दी से मिलने का वादा करते हुए चले गए क्योंकि वो एक अच्छे महब वतन थे। वो ख्वातीन अब बाकायदा रो रही थी। इस खातून की कहानी सुनते हुए मरहा शाह के रोंगटे खड़े हुए थे। ना जाने क्यों मरहा शाह की आंखें खुद भी नम होने लगी, जैसे वो आगे की कहानी जान चुकी हो। फिर पूरा हफ्ता गुजर गया, मुझे इनका फ़ोन नहीं आया। मैं इन्हें फ़ोन करती रही लेकिन मेरा फ़ोन उठाया ना गया। मैं पूरा दिन फ़ोन के पास बैठी रहती, यहाँ तक कि मैं नमाज और कुरान भी जल्दी से मुकम्मल करती थी कि कहीं मेरे शौहर का फ़ोन ना आ जाए। और फिर पूरे 9 दिनों बाद मुझे एक फ़ोन मसूल हुआ है जिसने मुझे ज़िंदा लाश बना दिया। सिर्फ एक जुमले ने मेरी ज़बान तालों से चिपका दी। मुझे अपना बदन मफलूज होता हुआ महसूस हुआ है। और जानती है वो जुमला क्या था? वो ख़वातीन फुट फुट कर रोती हुई अपने लबों से अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी। मरहा शाह ने आंसू बहाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो कैसे जान सकती थी वो क्या जुमला था? मैं बताती हूँ। मुझे कहा गया कि मेजर कफील अफंदी ने खुद को कुर्बान करते हुए अपने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दे दी है। मैं नहीं जानती मुझे इसके बाद क्या क्या जुमले बोले गए। सिर्फ यही एक जुमला मुझे साकित और मफलूज करने के लिए काफ़ी था। ये जुमला था या कोई पिघला हुआ शीशा, मैं आज तक समझ ना पाई। वो ख्वातीन बुरी तरह से रोती हुई अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। मरहा शाह ने उसे नरमी से गले लगाते हुए कितनी ही देर रिलैक्स किया था। मरहा शाह उसे अपनी अकल के मुताबिक समझाती हुई उसके बालों को नरमी से सुलझाती, नींद का सुकून आवर इंजेक्शन देकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ी थी। वो जो कब से अपने आंसू रोक रही थी, ना जाने क्यों इसे इस औरत का गम अब तक अपने दिल को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद करते हुए इसके साथ टेक लगाती फूट फूट कर रोना शुरू हो चुकी थी। दूसरों के कुछ गम ऐसे होते हैं जो अपने से लगते हैं। यही हाल इस वक्त मरहा शाह का था। ना जाने से क्यों इतना रोना आ रहा था, वो खुद अनजान थी। जोहरी शाह जो इसकी कुर्सी पर बैठा कब से यहाँ वहाँ घूमता, अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ था, मरहा शाह को यूँ रोते देख कर परेशानी से उठता हुआ एक जिस्म इसके करीब पहुँचा था। शहजादी, मेरी जान, क्या हुआ है? जोहरी शाह ने उसके चेहरे से इसके हाथ हटाकर इसे जल्दी से खुद के साथ लगाते हुए परेशानी से इफ्तिसार किया। वो यूं नहीं रोया करती थी जैसे वो अभी इस वक्त रो रही थी। वो जोहरी शाह को यहाँ होती इसके सीने से लपेटते हुए धाड़े मार मार कर रो रही थी। जोहरी शाह हकीकतन परेशान हो रहा था। मरहा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ हुआ क्या है? किसी ने कुछ बोला है? कहीं चोट आई है? जोहरी शाह उसे अपने सीने में जोर से भींचता हुआ पूछ रहा था, जैसे किसी बच्चे को चुप करवा रहा हो। वो जवाब देना चाहती थी लेकिन इससे बोला नहीं जा रहा था। वो यूं ही आंसू बहा रही थी। हे मेरी शहजादी, इसे गंदे बच्चों की तरह इसे रोना बंद करो प्लीज़, मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है। जोहरी शाह का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरता इसके आंसू अपनी पूरों से चुन रहा था। इसे परेशान देखते हुए मरहा शाह ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। वो इसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने लबों से तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करती इसे इस खातून की पूरी कहानी सुना रही थी, जिसे सुनते हुए जोहरी शाह के गले में गिल्टी भर के मालूम हुई थी। वो मरहा की फ़ौजियों से बदजीनी बचपन से जानता था। उसे समझाने बुझाने के बावजूद इसे फौजियों से हमेशा से एक अलग किस्म की चिढ़ थी। जोहरी शाह ने उसे काफ़ी बार समझाया था, इनसे अच्छा बाप, बेटा और औलाद और महीब वतन कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो मरा ही क्या जो किसी की बात सुन ले।
शहजादी, तुम नहीं समझोगी। एक अच्छे और जिम्मेदार फौजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसे अपने वतन की मोहब्बत में मौत आए, यानी अपने मुल्क को सिक्योर करते हुए वो अपनी जान की बाजी लगा दे। अगर इसके पास एक जान तो क्या 1000 जानें भी हो तो वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने पर देर नहीं करे। वो एक अच्छा महिब वतन, अच्छा बेटा और शौहर था जाना। इसकी बीवी अभी सदमे से पागल हो रही है। जब वो कुछ दिन संभलेगी तो यकीन मानो वो अपने शौहर पर फख्र करेगी। जोरी शाह उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठाता कर्टन के पीछे बेड पर लिटा चुका था। इसका हाथ रब करते हुए वो उसका जहन मुसलसल फौजियों के बारे में साफ करने की कोशिश कर रहा था। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। एक फौजी सिर्फ एक अच्छा महिब वतन हो सकता है, वो एक अच्छा बाप, शौहर और औलाद नहीं हो सकता। क्या फ़ायदा ऐसे शौहर, बाप और बेटे का जो अपनी ज़िंदगी हर वक्त दांव पर लगा कर रखे और अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को परेशान करता रहे। वो हर वक्त इसी डर में रहे कि इनका बाप, बेटा और शौहर मिशन से जिंदा वापस आएगा या मुर्दा। अभी मरहा मजीद कुछ बोलती जब इसका लफ्ज़ मुर्दा सुनते हुए जोरी शाह की इसके लबों पर अपना हाथ जमाया था। स्टॉप मरहा। एक फौजी जब अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो उसे मुर्दा नहीं, शहीद बोला जाता है। क्या तुम शहीदों का दर्जा नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानती शहीदों की रूहें अल्लाह सुब्हानो ताला के पास जन्नत में जिंदा है, कब्रों में नहीं? क्या तुमने कभी सूरह बकरा की आयत 154 का तर्जुमा नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि और अल्लाह की राह में कत्ल किए गए शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, मगर तुम नहीं समझते? क्या तुमने सूरह अल इमरान की आयत 169 का तर्जुमा नहीं पढ़ा? जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज़ इन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, इन्हें रिस्क दिया जाता है। प्लीज़ प्लीज़ क्लियर योर माइंड सेट। बराए मेहरबानी पाक फौजियों के लिए अपना दिमाग साफ करो। जोरी शाह इसके बहते आंसुओं को प्यार से साफ करता, उसे नरमी और बेबसी से समझा रहा था, लेकिन वो ना जाने समझती या उसने समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वो अपनी आंखें मूंद चुकी थी, बंद आंखों से आंसू हुनूस फिसलते हुए आरजू पर गिर रहे थे। इसे यूं रोते देखकर जोरी शाह का दिल धड़कता हुआ पागल हो रहा था। वो किसी दूसरे फौजी की बीवी की कहानी सुन के यूं रो रही थी, तो जब जोरी शाह मजीद सोच ना सका। इसने इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके आंसुओं को अपने लबों से शिद्दत से चुना। मुझे घुटन हो रही है रीस, ऐसे लग रहा है कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मुझे अभी मजीद रोना है। मैं नहीं जानती क्यों। मुझे तो अभी मम्मा की याद भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी खुद ही रोना जा रहा है। इसके लब अपने चेहरे पर महसूस करते हुए इसे अपने दिल का हाल सुना रही थी। जोरी शाह ने आंखें मीच कर खोलते हुए इसके लबों को नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया था। वो नरमी से उसे अपनी सांसें उसके सीने में उंडेलता उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मरा शाह ने आज अपने लबों की कोई बेबाक हरकत नहीं की थी। वो इसकी नरम गिरफ्त पर आंखें मूंद चुकी थी। इसे इतना सैंटी देखते हुए जोरी शाह के गले में बार बार गिल्टी भर के मालूम हो रही थी। वह इसके लबों का जाम पीता मदहोश हो रहा था, लेकिन वो अभी मदहोश नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा मदहोशी में इसके लबों को जख्मी कर जाया करता था। लेकिन इस वक्त इसे अपनी बीवी को शनाख्त करना था। वो इसके लबों को नरमी से आज़ादी बख्शता उसे बेड से उठा चुका था। हम कुछ देर बाद बाहर चलते हैं, बाद में आके पेशेंट्स चेक कर लेना। वैसे भी अभी वो सुबह का वक्त है, अभी इतने पेशेंट नहीं आएंगे, और अगर तुमने अपने हर पेशेंट की कहानी यूँ दिमाग पर सवार करोगी तो पागल हो जाओगी और अपने रोने की वजह से मुझे भी पागल कर दोगी। जोरी शाह उसके सर पर दुपट्टा ठीक करता नरमी से बोल रहा था। वो बिना कुछ बोले इसके सीने पर सर टिका चुकी थी। इसके सीने से लगते ही मरा शाह को खुद के अंदर सुकून सरायत करता महसूस हुआ था। वो इस वक्त पर सुकून होना चाहती थी। सांस नहीं लेने दूंगा तुम्हें, अगर आज के बाद किसी दूसरे की स्टोरी सुन कर यूँ रोई तो। जोरी शाह अपने सीने से लगी मरा शाह के चेहरे की तरफ झुककर इसके लबों पर अपने दांत गाड़ता जो मायने अंदाज में सख्ती से बोला था। मरा शाह ने अपनी नाक चढ़ाते हुए इसकी वाइट शर्ट के ऊपर से उसके सीने पर अपने दांत गाड़ते अपना बदला उतारा था। हसीन होते हैं वो लम्हात जो गुजरते हैं तुम्हारे साथ। इसकी सदा पर जोरी शाह मध्यम आवाज़ में बोलता है, इसके बालों को नरमी से अपनी मुट्ठी में लेकर उसकी गर्दन के पीछे की तरफ करता शिद्दत से उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ रहा था। इसका रोमांटिक मूड ऑन होते देखकर मरा शाह ने उसके सीने पर हाथ मारा था, लेकिन वो बदले में बेबाक गुस्ताखी करता इसे कानों की लो तक सुर्ख कर चुका था। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।